हे फ्रेंड्स व्हाट्सअप। सोचो अगर जिस बंदे को सबने लाइटली लिया हो वही एक दिन गॉड लेवल पावर लेके वापस आए, लेकिन इस बार हीलर नहीं डिस्ट्रॉयर बनके। ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिसके साथ सबने गेम खेला, उसको तोड़ा, यूज किया, पर अब गेम उसके रूल्स पे चलेगा। हर स्पेल के पीछे है एक डीप कैलकुलेटेड रिवेंज, हर स्माइल के पीछे छुपी है एक बर्निंग रेज। ये बदला सिर्फ पेन का नहीं है, ये एक एक इंसल्ट, एक एक धोखे का जवाब है। सॉफ्ट बॉय आर्क अब खत्म हुआ, अब शुरू होती है रियल रिवेंज सागा। क्रॉनिक मीडिया लेके आ चुकी है एक और नया धांसू एनिमे का एक्सप्लेनेशन। जिन्हें रिवेंज सागा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है तो ये एनिमे आपके लिए ही है। ये एनिमे की आवाज हमारे नए टीम मेंबर सुजीत, जिनका चैनल ओटाकू हॉक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उन्हें भी काफी अच्छे से सपोर्ट दिखाइए, और अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत भी है तो प्लीज कमेंट्स खुला हुआ है। वी आर रेडी फॉर इम्प्रूवमेंट। तो चलो ओटाकू हॉक अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी बुरी हालत में होती है, और हमारी कहानी का मेन हीरो हमें दिखाया जाता है जिसका नाम होता है क्यारो। जो कह रहा होता है कि ये जो हीलर होते हैं वो हील ही कर सकते हैं। उसे ऐसा बताया गया था, लेकिन ये और कुछ भी कर सकते हैं ये तो उसे पता ही नहीं था। और हर बार यही चीजें उसकी जिंदगी में रिपीट होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो नींद से उठ जाता है और कहता है इस बार मैं वो चीजें नहीं करूंगा। उसकी जिंदगी तो वहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन वो फिर से अपनी जिंदगी को शुरू करना चाहता है, पर इस बार अलग तरीके से। वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएगा, जो वो चीजें हैं वो करना चाहता है। क्यारो उठ जाता है और वो हमेशा से जो सपना देखता आया था वो भी टूट जाता है। वहाँ पर रहना आती है जो क्यारो का ध्यान रखती है, उसको बचपन से पाली और पोसी है। वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम उठ गए। फिर जो क्यारो होता है वो कहता है कि मेरा ड्रीम फिर से टूट गया, और हमें बताया जाता है उसके ड्रीम के बारे में। वो अपने साथियों के साथ डीमन लॉर्ड से लड़ता है और उसे हराने की कोशिश करता है। ये जो ड्रीम है, आना को उसके बारे में पता है कि वो क्या बनना चाहता है। आना ये भी कहती है तुमने कहा था बचपन में कि तुम एक हीरो बनना चाहते हो और इस विलेज को बचाना चाहते हो। तो जो क्यारा होता है वो यही सब उसे बताया होता है। उसे अपनी लिमिटेशन के बारे में पता होता है कि वो कितनी लिमिट तक जा सकता है। आना कहती है तुम इसमें मायूस मत हो, तुम में वो काबिलियत है, तुम कर सकते हो। तुम्हारा बर्थडे भी तो आने वाला है और तुम एक अडल्ट बनने वाले हो, जिससे तुम्हें क्लास मिलेगी। तुम वहाँ पर शॉट चलाना सीखोगे, क्या पता तुम उसके मास्टर बन जाओ और हीरो भी बन जाओ। तो इस बात से जो क्यारा होता है वो काफी खुश होता है और कहता है कि अगर ये बातें सच हुई तो मैं तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं, जितना भी तुमने मेरे लिए किया है, उसके लिए मैं रिपे जरूर करूंगा। वहीं आना भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जो क्यारा होता है वो जंगलों में जाता है सेव तोड़ने के लिए। वहाँ वो जंगलों में एप्पल तोड़ रहा होता है, तभी उसकी विजन बदल जाती है और जो वो एप्पल तोड़ रहा होता है वो भी बदल जाता है। वो एक स्टोन में बदल जाता है, वो हिप्नोटाइज हो जाता है और उसके दिमाग में एक आवाज आती है, उस आवाज की वजह से जो क्यारो होता है वो किसी के बस में चला जाता है और वहाँ से नीचे उतरकर वो कहीं और जा रहा होता है। उसी के बाद वहाँ पर रात हो जाती है। वो एक लेक के पास पहुँचता है और देखता है कि वो बहुत चमक रहा है और उसमें से एक स्पिरिट निकलकर बाहर आती है। उसका नाम स्टार स्पिरिट होता है। तो जो स्पिरिट होती है वो क्यारो से पूछती है तुम ऐसा क्या चाहते हो जो मैं तुम्हें दे दूं, जिसे तुम यूज करना चाहते हो। तो जो क्यारो होता है वो बताता है साइड्स ऑफ स्पिरिट चाहिए जो कि सब कुछ देख सकता है। तो जो स्टार स्पिरिट होती है वो कहती है बिल्कुल मैं तुम्हें ये दूंगी। वो उसके पास जाती है और जो उसकी लेफ्ट आई होती है उस पर किस करती है, जिसकी वजह से उसकी जो लेफ्ट आई है वो चमकने लगती है। फिर वो अपनी लेफ्ट आई से देखता है कि उसके स्टैट जो कि काफी कमाल के हैं, और साथ में जो पावर उसे मिली उसकी मेमोरीज भी मिलती है। उसके बारे में हमें बताया जाता है जो 4 हीरो होते हैं डीमन लॉर्ड से लड़ रहे होते हैं। जो हमारा पहला हीरो होता है वो अपने मैजिक को कास्ट करता है और एक बड़ी सी गन निकाल लेता है, जिसे वो डीमन लॉर्ड के ऊपर फायर करता है। लेकिन वो जो डीमन लॉर्ड होती है वो बड़े आराम से उससे बच जाती है। उसके बाद जो सेकंड लड़की होती है जो कि हमारी हीरो होती है वो भी एक मैजिक कास्ट करती है, और जिसकी वजह से स्काई में बहुत बड़ा आग का गोला बन जाता है और वो उसके ऊपर यानी डीमन लॉर्ड के ऊपर छोड़ देती है, जिससे बड़े आराम से डीमन लॉर्ड अपने आप को बचा लेती है शील्ड को लाकर। फिर बारी आती है हमारी तीसरी हीरो की। वो भी एक स्वॉर्ड यूजर है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि डीमन लॉर्ड को वो मार पाए, कुछ हानि पहुंचा पाए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि जो डीमन लॉर्ड होती है वो अपने पास किसी शैडो को एक्टिवेट करती है। डीमन लॉर्ड कुछ शैडो को अपने पास समन करती है जिससे वो अपने आप को बचा पाती है। फिर वो सबको कहती है कि तुम लोग अब मेरी पावर को विटनेस करो, तुम लोग ने बहुत कर लिया, अब मैं अपनी पावर दिखाऊंगी। वहीं जो डीमन लॉर्ड होती है जो हमारा दूसरा हीरो था उसने एक आग का गोला फेंका था, उसी को वो कवर करती है। वहीं पर एक बड़ा सा अटैक करती है जिससे हमारे तीनों हीरो घायल हो जाते हैं क्योंकि वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। और हमें बताया जाता है हमारा चौथा हीरो वो और कोई नहीं क्यारो होता है, और वहीं पर वो अपने आप को हील करता है क्योंकि वो एक
हीलर होता है। वहीं पर जो फ्लेयर होती है वो उसे चिल्ला रही होती है, तुम्हारी ड्यूटी है कि हमें पहले हील करो, तुम कौन होते हो अपने आप को हील करने वाले, लड़ तो हम यहाँ पर रहे हैं। और वो गाली भी दे रही होती है उसे, काफी कुछ बोल गई होती है उसे, लेकिन जो हमारा क्यारो होता है वो बस हंसता रहता है, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। और उसकी हीलिंग पावर के बारे में बताया जाता है। उस पावर को यूज करते हुए हीलर को सामने वाले का पेन, सफरिंग और उसकी जो एक्सपीरियंस होती है वो सब उसको फील होती है, जिसकी वजह से जो हमारा क्यारो होता है उसे टॉर्चर लग रहा था। ये सब वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वहाँ से बार बार भाग जाता था, लेकिन ये लोग उसे दूर लेते थे। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। और यही नहीं, उसे तो ड्रग भी दिया गया जिससे वो यहाँ से भाग ना पाए और उनकी टीम अधूरी ना हो जाए। तो उसे टॉर्चर भी किया जाता था और उसे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। और जो टॉर्चर करता था वो तो फ्लेयर खुद थी। फिर जो क्यारो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम जैसे बेकार लोगों को मैं क्यों हील करूं, क्यों अपनी एनर्जी को बर्बाद करूं, वो भी तुम पर। वो बताता है कि उसे एक उपाय भी मिल गया था ड्रग रेजिस्टेंस का, जिसे उसे मास्टर कर लिया, जिससे उसे इन लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है। अब वो अकेला डीमन लॉर्ड को हराएगा। अब वो सीधा अटैक करने लगता है डीमन लॉर्ड के ऊपर। डीमन लॉर्ड के जो शैडो होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिनसे वो डॉज करता है और वो अपनी हीलिंग पावर को अटैक की तरह यूज कर रहा होता है। वो बताता है वो जिसको भी हील किया वो उसकी अटैक की एसपी अपने अंदर ले लिया, जिसकी वजह से वो अपनी हीलिंग पावर में अटैक पावर भी यूज कर पा रहा है। साथ ही जो अटैक उसके ऊपर लगे होते हैं वो आराम से अपने आप को हील कर लेता है। फिर वो डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करता है और वो अटैक कर ही रहा होता है कि जो डीमन लॉर्ड होती है वो वहाँ पर रोने लगती है और बताती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वो अपने लोगों को नहीं बचा पाई। तो क्यारो उसको बोलता है अब तुम किसी चीज की टेंशन मत लो, तुम किसी चीज की भी टेंशन मत लो, अब ये तुम्हारे साथ दोबारा होने वाला है। वो डीमन लॉर्ड को खत्म कर देता है और हमें थोड़ा देर पहले दिखाया गया था जो एप्पल स्टोन में बदल जाता है, बिल्कुल वो भी स्टोन में बदल जाती है। वो उसे हासिल करता है और काफी खुश हो रहा होता है। तभी पीछे से फ्लेयर आती है और ताली बजाते हुए कहती है तुमने कमाल का काम किया है, तुम अब रिकवरी हीरो के नाम से जाने जाओगे। जो फ्लेयर होती है वो ये भी कहती है तुम्हारी ग्रोथ कमाल की है। इसे देखने के बाद जो किंग है वो भी काफी खुश होंगे, अब जल्दी से वो स्टोन इधर दे दो। तो जो क्यारो होता है वो देखता है कि फ्लेयर हील हो चुकी है और उसके पास एलेक्सिल भी है और वो कह रही होती है कि वो स्टोन उसे दे दे क्योंकि उसमें डीमन लॉर्ड ने कर्ज लगा दिया है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, तो लाओ जल्दी से इधर दे दो। तो क्यारो उसे बताता है तुम इस जैसे सारे स्टोनों को इकट्ठा करोगे और अपनी पावर को बढ़ाओगे और इतनी बढ़ाओगे कि पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर पाओ। तो ये तो वो होने नहीं देगा। वो ये भी कहता है तुम जैसे लोगों को तो हटाना होगा इस दुनिया से। तो जो फ्लेयर होती है वो लड़ने के लिए तैयार होती है उससे। फिर जो क्यारो होता है वो कहता है मैं टाइम में पीछे जाऊंगा और सब चीजों को ठीक करूंगा तुमसे पहले, और जो भी मेरे साथ तुम लोगों ने किया है उसे मैं बिल्कुल बदल के रहूंगा। तो जो फ्लेयर होती है वो कहती है कि अगर तुम टाइम में पीछे जाओगे तो तुम वहाँ सारी मेमोरीज को भूल जाओगे। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि तुमने जो पेन दिया, तुमने हर टाइम उसे तड़पाया, मारा पीटा, ये सब उसे याद रहेगा, यानी कि उसकी मेमोरी में रहेगा। वो एक दिन तो जरूर उसको याद आ जाएगा और इतना काफी है उसके लिए। यही सब चीजें उसकी दिमाग में घूमती रहेगी और उसे याद दिला देंगी और नेक्स्ट लाइफ में वो आकर तुमसे सारी चीजें छीन लेगा, जो भी तुम्हारे पास है उसे अपने पास ले लेगा। इन बातों से जो फ्लेयर होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, लेकिन तब तक तो देर हो जाती है। जो क्यारो होता है वो स्टोन का यूज कर चुका होता है, वो टाइम को रीसेट कर देता है, जिसकी वजह से क्यारो के पास सारी मेमोरीज आ जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है जो भी उसके साथ हुआ था। फिर वो जो सामने फेरी होती है वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर क्यारो का रिवेंज शुरू होगा। क्यारो के हाथ में जो सिंबल होता है यानी कि उसकी पावर वापिस आ जाती है और उसका जो बर्थडे होता है उसके दिन वो एक्टिवेट हो जाती है। उसके अगले सीन में जो क्यारो होता है वो अपनी ड्रग रेजिस्टेंस पावर को एक्टिवेट करने के लिए नार्कोटिक प्लांट्स और मशरूम्स को खाता है, जिससे उसकी पावर शुरू में ही एक्टिवेट हो जाए, जिससे उसको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो फ्लेयर होती है वो अपने हीरो की तलाश में गांव-गांव भटक रही होती है। फिर अगले गांव का नंबर आता है जहाँ पर क्यारो भी होता है और वो उनकी लिस्ट में होता है उनका हीरो। और जो फ्लेयर होती है वो क्यारो को चुनती है, वो हमारी मदद करेगा डीमन लॉर्ड को मारने के लिए। तो जो सारे विलेज के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्यारो के लिए, और जो आना होती है वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि तुम एक दिन हीरो बनना चाहते थे ना, वो दिन आ गया है। और हमें बताया जाता है जो फ्लेयर है वो किंगडम की सेकंड प्रिंसेस है। उसके बाद उन लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जो हमारे
हमारा क्यारो होता है वो अपनी लेफ्ट आई की मदद से उन लोगों के स्टैट को चेक करता है और उन्हें पता भी नहीं लगने देता है और नॉर्मल बिहेव करता है कि वो यहाँ पर हीरो बन गया है, उसे चुना कैसे गया है, वो ऐसा पूछ रहा होता है उनसे। फिर वो एक रॉयल विलेज में एंटर करते हैं जहाँ पर लोगों की नजर उन्हीं पर होती है। फ्लेयर चलते हुए बता रही होती है क्यारो को उसे गर्व है यहाँ के किंगडम के लोगों पर जो पीस को मेंटेन करके रखते हैं। वहीं क्यारो कह रहा होता है उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, ये बिल्कुल भी बेकार बातें हैं। और हमें ये भी बताया जाता है ये जो किंगडम बना है ये डेमी वुमेन्स का था, उस पर अटैक किया और कब्जा कर लिया और उन लोगों को अपना स्लेव बना लिया। फिर क्यारो को किंग के सामने प्रेजेंट किया जाता है और वो अपनी आंखों से किंग के स्टैक को चेक कर रहा होता है और बता रहा होता है इसके रहते हुए तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, जब ये यहाँ से जाएगा तो वो अपना काम शुरू करेगा। और एक बात तो और अच्छी हुई, जो यहाँ की पहली प्रिंसेस है वो यहाँ पर नहीं है, वो अगर यहाँ पर होती तो वो उसके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देती। फिर जो किंग होता है उसे पता चलता है कि क्यारो की एबिलिटी है हीलिंग, तो वो उसे टाइटल देता है रिकवरी बॉय, जो लोगों को हील कर सकता है। और इन्हीं सब चीजों से वो उससे पूछता है क्या तुम हमारी शॉर्ट सेट टीम को हील कर सकते हो। किंग बताता है कि वो एक हाई लेवल के डीमन किंग से हार गई थी, तो क्या तुम उसके लेफ्ट हैंड को हील कर सकते हो। तो जो क्यारो होता है वो कहता है बिल्कुल कर सकता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यारो बेड पर लेटा होता है, वहाँ पर मेड आती है और उसे अपनी सर्विस देती है। और ये जो मौका होता है वो क्यारो नहीं छोड़ता है। क्यारो उन चीजों के प्लेजर को लेता है और साथ में हर एक मेड की एक्सपीरियंस, फीलिंग्स और गेम को कॉपी करता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पर क्यारो शॉर्ट सीन से मिलने जाता है और जो वो लड़की होती है जिसने अपना राइट हैंड बैटल में खो दिया था उसका नाम कोरिया होता है और वो काफी अच्छे से बात करती है क्यारो से। फिर जो क्यारो होता है वो उसके राइट हैंड को हील करने लगता है और जब वो हील कर रहा होता है उसके दिमाग में उसके जितने भी बुरे एक्सपीरियंस होते हैं उसके दिमाग में आ रहे होते हैं, जिसे वो झेल नहीं पाता है और वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। कोरिया काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो कहती है कि ये क्या हुआ, और वो तुरंत उसके पास जा रही होती है, लेकिन जो उसके पास खड़ी प्रिस्ट वो होती है वो उसे रोक लेती है और कहती है आप ये सब में मत पड़ो, आपको रेस्ट की जरूरत है। उसके बाद जो कोरिया होती है वो बाकी लोगों को अपना हाथ दिखाती है जो कि बिल्कुल ठीक हो गया होता है। वो क्यारो को कह रही होती है इसके लिए शुक्रिया और वो कहती है अगर तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगी। फिर जब कोरिया होती है वो चली जाती है, उसके बाद जो फ्लेयर होती है वो क्यारो की कई ज्यादा बेइज्जती करती है और कह रही होती है इसने बस एक ही बार हील किया और यहाँ पर बेहोश हो गया। इस बात से जो क्रिस्ट होती है वो बोलती है उसे ऐसी बात नहीं है, ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसमें गॉड लाइक पावर भी है, आप ऐसे उसे नहीं कह सकते। आपने देखा उसने कटे हुए हाथ को वापिस रीजनरेट किया, आखिर कौन सा हीलर ऐसे कर सकता है। तो जो फ्लेयर होती है तुमने सही कहा, इसे हम ड्रग देंगे, इसका ब्रेन वॉश कर देंगे और अपनी पार्टी में ले आएंगे। मतलब कि वो उसे अपने साइड लेकर आना चाहती है। ये जो लड़का है ये हमारे बैटलफील्ड में बहुत ज्यादा काम आएगा, हम इसे मोहरा की तरह यूज करेंगे। तो जो प्रीस्ट होती है वो कहती है आपने सही कहा, अब मैं इसके बारे में और भी ज्यादा स्टडी करूंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो क्यारो होता है वो बेहोश नहीं हुआ होता है, वो एक्टिंग कर रहा होता है। वो मन में कह रहा होता है ये जो फ्लेयर है ये बिल्कुल भी बदली नहीं है, वो बिल्कुल पहले जैसी है। अब वो अपना रिवेंज बड़े आसानी से लेगा, उससे उसको बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसे बिल्कुल भी अफसोस भी नहीं करना पड़ेगा। यही तो एक परफेक्ट बात है। और वहाँ पर फ्लेयर चले जाती है और वो वहाँ पर एकदम डार्क सी स्माइल दे रहा होता है। क्यारो इविल से स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद उसे बेड पर लेटाया जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है। वो इतना ज्यादा घबरा गया होता है और डर गया होता है जिससे वो जोर से चिल्ला रहा होता है अगर मैंने इसे अगली बार यूज किया तो मैं मर जाऊंगा या अपने आप को खो दूंगा, तो इसलिए अब ये पावर मैं कभी यूज नहीं करूंगा। तो जो फ्लेयर होती है वो उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है प्यार से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है और तुम्हें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम इस पावर को यूज कर पाओगे। और सोचो तुम जितनी बार भी किसी को भी हील करोगे वो दूसरों की भी मदद करेगा, तुम कितनी सारी जानें बचा पाओगे। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, वो सीधा मना कर देता है फ्लेयर को। तो जो फ्लेयर होती है वो कहती है कोई बात नहीं, वो कहती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जो क्यारो होता है वो बता रहा होता है ये जो जिंदगी है ये पिछली लाइफ की तरह ही चल रही है, वो बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर पा रहा है। वो जो फ्लेयर है वो बिल्कुल पहले की तरह मुस्कुराती है और लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है और उनका यूज करती है। वो बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देगा अपने साथ, क्योंकि उसने पिछली लाइफ को देखते हुए इस बार उसने सबक सीख लिया है, वो उसके जाल में नहीं फंसेगा। वहीं पर एक मेड आती है और क्यारो को एक ड्रिंक देती है, जिसे पाने के बाद जो क्यारो होता है वो
काफी खुश होता है, ऐसा वो दिखा रहा होता है क्योंकि उसे पता है उसके बाद क्या होने वाला है। वो उसे पीता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो अपने आप को एक स्टोर रूम में पाता है जहाँ पर उसके सामने एक बंदा होता है जो कि उसे टॉर्चर कर रहा होता है और कह रहा होता है तुमने प्रिंसेस फ्लेयर का दिल दुखाया है और ये बहुत गलत बात है, और वो लगातार उसे मार रहा होता है। क्यारो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है अंदर में। जितनी बार भी वो मार रहा होता है क्यारो उसे काउंट कर रहा होता है क्योंकि उसे वापिस भी तो लौटाना है। वहीं पर उसकी हालत थोड़ा खराब हो रही होती है। प्रिस्ट देखता है और कहता है कि मेरे सब्जेक्ट को इतना भी मत मारो कि वो अधमरा हो जाए। वहीं पे जो प्रिस्ट होता है वो क्यारो को कोई ड्रग्स पिला देता है जिससे उसका रोमांस मोड एक्टिवेट हो जाता है और जो भी उसके सामने आता है वो बच नहीं पाता है। उसके बाद जो फ्लेयर होती है वो वहां पर आती है और उस पर गुस्सा कर रही होती है और कह रही होती है कि तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए और वो तुम्हें तड़पाएगी। वैसे तो तुम्हें ये ड्रग की आदत लग गई होगी, क्या तुम्हें ये चीजें चाहिए तो आकर ले लो। वो ऐसे तड़पा रही होती है क्यारो को और उसकी बेइज्जती कर रही होती है और उसे मार रही होती है, उसके बॉल तोड़ देती है, लेकिन क्यारो उसे कुछ भी नहीं बोलता है। जैसे जैसे दिन निकलते रहते हैं वो उसकी बातें मानता रहता है और लोगों को हील करता रहता है और उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अपने अंदर ले लेता है। एक तो ऐसी एबिलिटी भी मिलती है जिससे वो अपने हाथों से एक पत्थर को गोल्ड में बदल सकता है और उसके सारे दिन तो हीलिंग में चले जाते थे और जब भी रात होती थी तो फ्लेयर उसे मारती थी और टॉर्चर करती थी। उसके सर पर बॉटल भी फोड़ दी थी जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वो बदले के मूड में आ गया था। वो अपने आप को टॉर्चर इसीलिए करवा रहा है कि वो कोई भी सहानुभूति नहीं रखना चाहता उसके साथ। वो उसे भी तड़पाना चाहता है बिल्कुल जैसे वो अभी उसको तड़पा रही है और उसके यही गुस्से को जो फ्लेयर होती है वो नोटिस कर रही होती है लेकिन ध्यान नहीं देती क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा होता है। उसी के बाद जो क्यारो होता है वो अपने स्टेट को देख रहा होता है और कह रहा होता है अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है और उसको यहाँ पर 6 महीने भी हो गए हैं। और वहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं कि किंग दूसरे किंगडम के लिए गया है। इस बात पे जो क्यारो होता है वो इबिल से स्माइल करता है और कहता है कि अब बदला होगा, अब उसको मौका मिल गया है, अब वो उसको तड़पाएगा। थोड़े टाइम बाद जो क्यारो होता है वो कुछ गार्ड को मारता है और जेल से भाग जाता है। तभी उसी बीच जो फ्लेयर होती है वो भी काफी ज्यादा चिंता में होती है। क्यारो था वो कहाँ भाग गया होगा। उसी बीच रेल्ट नाम का बंदा जो उसे टॉर्चर किया करता था वो उसको पकड़कर क्वीन के पास ले आता है और उसे काफी ज्यादा मार रहा होता है, उसे कुछ बोलने ही नहीं देता है। और जो प्रिंसेस होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है। उसके बाद जो प्रिंसेस होती है वो दोनों सोल्जर को अपने रूम में बुलाती है और रेल्ट को भी। उसी बीच जो रेल्ट होता है वो दोनों गार्ड को मार देता है और ये देखते हुए जो प्रिंसेस होती है वो अपना मैजिक एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन वहाँ पर देर हो जाती है। जो रेल्ट होता है वो प्रिंसेस का मुंह पकड़ता है और उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो रेल्ट को बोलती है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी है मुझे प्रोटेक्ट करने की। तभी वो देखते हैं कि जो रेल्ट होता है वो भेस बदल लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि क्यारो होता है। दूसरी तरफ जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ज्यादा शॉक होती है। वो उससे पूछ रही होती है रेल्ट ने तो तुम्हें पकड़कर मेरे पास लेकर आया था तो फिर वो कहाँ गया। तो जो क्यारो होता है वो बताता है उसने मेरे को पहले 28 हिट्स दिए थे और रीपे तो मुझे करना ही था तो मैंने उसकी बॉडी ले ली। तो सीधी सी बात है मैं तुम्हारे साथ अपना रिवेंज पूरा करने आया हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो तुमने मेरे साथ किया है मैं भी वही तुम्हारे साथ करूंगा। फिर जो फ्लेयर होती है वो मासूम सा मुंह बनाने लगती और कह रही होती है मैंने जो ड्रग दिया तुम्हें वो तुम्हारी भलाई के लिए था, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम मर सकते थे। तो जो क्यारो होता है वो कहता है हाँ तुमने तो बिल्कुल सही कहा, तुमने तो मेरे भलाई के लिए किया। जैसे कि तुमने मेरे सर पे बॉटल फोड़ी, मुझे लात ही लात मारा और जो बॉल थी वो भी फोड़ दी। और एक बात तो भूलो ही मत, तुम उस ड्रग से मेरी हालत ऐसे कर देती थी जिससे मैं कुछ भी करने लग जाता था। तो जो फ्लेयर होती है वो कहती है तुम्हें ये सब याद है। तो जो क्यारो होता है वो ऐसे कैसे भूल सकता है ये सब बातें। फिर जो क्यारो होता है वो फ्लेयर की एक उंगली को तोड़ देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी एक एक उंगली को तोड़ूंगा, अगर यहाँ पर तुम्हारी एक उंगली टूटी और तुमने चिल्लाया नहीं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मेरा बदला पूरा होगा। तो जो फ्लेयर होती है वो कहती है बिल्कुल ठीक है। फिर वहाँ पर गेम शुरू होता है। क्यारो उसकी एक के बाद एक उंगलियां तोड़ देता है। उसके बाद जो लास्ट उंगली होती है यानी कि थंब, जिसे देखने के बाद जो प्लेयर होती है वो कह रही होती है बस इतना ही दम है तुममें। वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, अब यहाँ पर सारा गेम खत्म हो जाएगा। तो जो क्यारो होता है वो उसकी सारी उंगलियों को फिर तोड़ देता है और उसकी एक भी उंगली नहीं बचती है और वहाँ पर वो उसे हील भी कर देता है। ये देखने के बाद जो फ्लेयर होती है वो काफी ज्यादा शॉक होती
होती है आखिर इसने ऐसा क्यों किया। वो ऐसा सोच रही होती है। क्यारो फिर से उसकी उंगलियां तोड़ना शुरू करता है, लेकिन इस बार उसकी पहली उंगली तोड़ती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है और क्यारो खुश हो जाता है और कहता है कि लो तुम तो हार गई। उसके बाद वो उसके दोनों पैर को सुन कर देता है जिससे वो भाग भी ना पाए और फिर उनका गेम शुरू होता है और वो कह रही होती है तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो उसके रिलीजन के भी नहीं हो, उसके लेवल के भी नहीं हो। इन बातों से जो क्यारो होता है उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो क्यारो होता है वो फ्लेयर को भागने का मौका देता है और जो फ्लेयर होती है वो अपने आप को घसीट रही होती है, जिसे देखने के बाद जो क्यारो होता है वो हंस रहा होता है और फिर जो क्यारो होता है अपनी स्टिक को निकाल लेता है और दूसरी तरफ वो अपनी रॉड यानी कि उसके पास जो रॉड पड़ी होती है उसे वो गर्म करता है और उससे पूछता है कि तुम रॉड लोगी या स्टिक, और ये तुम्हें 10 सेकंड में चुनना है, ऐसा क्यारो कह रहा होता है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो रही होती है, रो रही होती है और वो जल्दी से स्टिक को चुन लेती है। क्यारो को यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होता है, आखिर इसने आसानी से कैसे चुन लिया। तो वो कह रहा होता है मैं तुम्हें तड़पाऊंगा और तुमसे भीख मंगवाऊंगा, तुमने जो उसके साथ किया था वैसे ही सलूक वो उसके साथ करेगा। फिर जो फ्लेयर होती है वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कह रही होती है कि तुम्हें जो करना है वो करो। तो जो क्यारो होता है वो हंसने लगता है और वही चीजें करता है जो करनी चाहिए उसे, और वो उसे मिरर के पास लेकर जाता है और उसका चेहरा दिखाता है, लो देखो तुम यहाँ की प्रिंसेस थी ना, लेकिन तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। और क्यारो ये भी कह रहा होता है वो उसका चेहरा चेंज कर देगा और उसकी जो मेमोरीज है वो उसे मिटा देगा। फ्लेयर यहाँ पर ये सब सुनने के बाद रोने लगती है और कह रही होती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो कहाँ मानने वाला, वो बिल्कुल ही ऐसा करता है और वो अपनी इविल लाइफ को शुरू कर देता है। अगले दिन बताया जाता है कि जो प्रिंसेस फ्लेयर थी वो आग की लपटों में आ गई और मारी गई, और क्यारो ये भी बताता है उसने फ्लेयर को एक गार्ड की बॉडी से चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से वो सारी चीजों को पता लगा पाया। यहाँ पर जो क्यारो होता है उसका फ्लेयर के अगेंस्ट रिवेंज सक्सेसफुली पूरा होता है। अब उसके पास 2 बंदे बचे हैं, बुलेट और ब्लेड, जिससे उन्हें रिवेंज लेना है। उसने भी उसे ट्रीट अच्छे से नहीं किया था और वहाँ पर उसे जानना भी है जो डीमन लॉर्ड थी वो किसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वहीं पर जो फ्लेयर होती है जो सो रही होती है वो उठ जाती है और पूछ रही होती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आखिर मैं हूँ कौन। वहीं पर जो क्यारो होता है वो उसके पास जाता है और उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हारा नाम फ्रिया है, इसका नाम बड़ा अजीब सा है, इसका जो पहले वाला नाम था फ्लेयर वो काफी ज्यादा बेहतरीन था, तो उसे ही बोलेंगे। जो फ्लेयर होती है उसे कुछ भी याद नहीं होता है। क्यारो उसे बताता है कि हम दोनों लवर हैं और क्यारो ये भी बोलता है कि तुम मेरे प्यार में इतनी पागल हो कि तुम्हें वो सारी चीजें करने के लिए मुझसे बहुत ज्यादा विनती करनी होती है। वहीं जो क्यारो होता है वो उसकी मेमोरी को चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से वही सारी चीजें उसके साथ हो, जिससे क्यारो को बहुत ज्यादा मजा आए। और जो फ्लेयर होती है वो शुरू हो जाती है, उससे कह रही होती है कि वो सारी चीजें करे, उससे गिड़गिड़ा रही होती है। और जो क्यारो होता है वो कहाँ पीछे हटने वाला है, वो तो शुरू हो जाता है। और उनकी चीजें होने के बाद जो फ्लेयर होती है वो कह रही होती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन तुम उसके ज्यादा क्लोज हो और उसे काफी ज्यादा प्यारे लगते हो। ये सब सुनने के बाद जो क्यारो और इविल से स्माइल भी दे रहा होता है, क्यों ना मैं भी अपना नेम चेंज कर लूं। और वो अपना नेम चेंज कर लेता है, जो कि तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है, हम उसे क्यारो ही बुलाएंगे, जो कि काफी ज्यादा सूट करता है उस पर। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और वहाँ पर क्यारो मन में बोल रहा होता है कि अब वो पहले जैसा वीक क्यारो नहीं है, वो अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, अब वो अपने रिवेंज को पूरा करेगा और अपनी स्टोरी को खुद लिखेगा। अगले सीन में जो क्यारो होता है वो फ्लेयर के साथ एक जर्नी पर निकल जाता है और वो बताता है उसने बहुत सारी ज्वेलरीज और गोल्ड पीसेस रख लिए हैं जो जर्नी में काम आएंगे। जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो देखता है वहाँ पर वांटेड पोस्टर जो कि रेनाल्ड का लगा होता है और वो मन में मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है रेनाल्ड तो मेरी बॉडी में है, इनको क्या पता मैंने भेस बदल लिया है। फिर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बता रहे होते हैं कि जो फ्लेयर की बड़ी बहन है उसका नाम नॉर है, वो आने वाली है अपनी स्टडी को छोड़कर। इन बातों से जो क्यारो होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कह रहा होता है जो नॉर में वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, अगर वहाँ पर वो उसके साथ बैटल करता है तो वो वहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, क्योंकि उसके राज उसे पता है। क्योंकि पिछली बार जब उसने उसे फेस किया था तो उसे पता था कि वो उसके पास ड्रग का रेजिस्टेंस है और वो इस जन्म में तो बिल्कुल भी उससे लड़ना नहीं चाहता है, वो ऐसा कह रहा होता है। और दूसरी तरफ जो फ्लेयर होती है वो तो कांप रही होती है, उसे फील हो रहा होता है कुछ तो जाना पहचाना सा है, लेकिन उसे ध्यान में नहीं आ रहा होता है। क्यारो ये भी कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, ज्यादा रुकना बिल्कुल सही नहीं होगा। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों फ्लेयर के जो दोस्त होते हैं वो ट्रेनिंग
ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा अपनी एबिलिटी का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और जो क्यारो होता है वो उन्हें कह रहा होता है यानी फ्लेयर को कि मुझे ड्रग्स दे दो। वो डिमांड करता रहता है और वो यानी कि फ्लेयर उससे तंग आ जाती है और उसे चिल्ला रही होती है और गाली दे रही होती है कि चुपचाप वहाँ पर बैठ जाओ। वहीं जो उनका तीसरा हीरो होता है यानी कि बुलेट, वो क्यारो की साइड लेता है और उन्हें कह रहा होता है कि इसकी बातें मान लिया करो, बेचारा बहुत मासूम सा है। तो जब वो दोनों होते हैं वो और भी ज्यादा चिढ़ते हैं उससे और क्यारो को और भी ज्यादा परेशान करते हैं। ये जो फ्लेयर होती है वो मौके का फायदा उठाती है। वो जो ड्रग होता है वो अपनी बॉडी में लगा लेती है और क्यारो को कह रही होती है कि उसे साफ करे और वो उसके पूरे मजे ले रही होती है। उसे मार रही होती है, उसे पीट रही होती है और उससे जो चाहे वो खिलवाड़ कर रही होती है। बेचारा हमारा क्यारो उसे बहुत ज्यादा फ्लेयर टॉर्चर कर रही होती है, उसके बॉल्स तोड़ देती है। यही कम नहीं पड़ता, उसे बहुत ज्यादा मारती है। उसके बाद जो क्यारो होता है वो टेंट से बाहर आता है। फिर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि फ्लेयर की काफी ज्यादा बड़ी फैन होती है, उसके आदर्शों पे चलने वाली होती है। उसका नाम ब्लेड होता है जो कि सॉर्ड हीरो से है। वो क्यारो के पास जाती है और एक लकड़ी का डंडा उठाती है और उसे पीटने लगती है। जब तक उसका मन नहीं भर जाता तब तक उसे पीटती रहती है। उसके बाद वो देखती है जो क्यारो है वो फ्लेयर की बॉडी को लिख करके आया होता है। इस बात से उसे जलन होती है और वो कह रही होती है कि तुम्हारे पास तो उसका टेस्ट होगा। जो का साइड वो उसकी बड़ी फैन है इसलिए उसके मुंह को चेक कर रही होती है वो, लेकिन वहाँ पर भी उसका मन नहीं भरा होता है। वो फिर से लकड़ी उठाती है और उसे मारने लगती है। वो इतना पीटने के बाद अपने टेंट में आता है और रो रहा होता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे फूल बिछे हुए हैं। वो सोचने ही लगता है कि आखिर कौन इतना मेहरबान हो गया उस पर। वहाँ पर बुलेट आ जाता है और वहाँ पर फिर से वही चीजें शुरू हो जाती है जिसे तुम्हें जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बुलेट होता है उसे क्यारो बहुत पसंद होता है। बेचारा हमारा क्यारो कहाँ पर फंस गया है। उसके साथ हर रोज टॉर्चर होता रहता है और यही सब उसके ड्रीम में आ रहा होता है। वहीं वो उठ जाता है और ये सब उसके ड्रीम में आ रहा होता है जो कि उसके पास्ट में हो चुका है और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा सदमे में होता है। और जो बगल में फ्लेयर होती है वो उसे पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने उदास कैसे हो गए हो। उसे वहाँ पर गुस्सा आने लगता है और वो ईविल से स्माइल देने लगता है और फिर से वो शुरू हो जाता है फ्लेयर के साथ। उसके अगले सीन में वो गार्डन में बैठा होता है और एक फ्लावर को देख रहा होता है और कह रहा होता है बुलेट और ब्लेड, तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। आखिर तुम मेरे से बच कैसे सकते हो। मैं तुमसे बदला लेने जरूर आऊंगा, लेकिन पहले वो कुछ हथियार के लिए लाना सिटी आता है जहाँ पर इलीगल बिजनेस होता है और वो बहुत खुले में होता है जिससे उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। वो सारे वेपन अपने लिए खरीद लेगा वहाँ से जो कि उसके बैटल में काम आएंगे। फिर क्यारो और फ्लेयर सिटी में घूमते हैं और देखते हैं कि उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और उन्हें पता नहीं होता उनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं जहाँ पर जो क्यारो होता है वो फ्लेयर को पानी पीने से मना करता है और उसे कहता है कि इसमें पॉइजन है तो तुम इसे मत पीना। तो जो फ्लेयर होती है वो डर जाती है और पूछ रही होती है उससे क्या इस खाने में भी पॉइजन मिला हुआ है। तो क्यारो कहता है हाँ इसमें भी मिला है। फिर क्यारो बताता है इनका जो वाटर रिसोर्सेस है वहाँ पर मॉन्स्टर पॉइजन फैला देते हैं जिसकी वजह से पानी में पॉइजन आ जाता है और जो हमारे सामने जो खाना रखा है उसमें भी कुछ अमाउंट का पॉइजन मिला हुआ है। अगर हम इसे खाते हैं तो हमारी मौत 2 महीने में हो जाएगी। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं क्यारो उनका स्टेट चेक करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि इन लोगों की 2 हफ्ते में मौत हो जाएगी। और फिर वो ईविल से स्माइल करने लगता है। तो जो फ्लेयर होती है वो कहती है क्या तुम फिर से हंस रहे हो, क्या तुम इनके साथ फिर से बुरा करने वाले हो। तो जो क्यारो होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं इनकी मदद करने वाला हूँ। तो जो क्यारो होता है वो पानी पी लेता है। तो जो फ्लेयर होती है वो चिंता करने लगती है और उसे पूछ रही होती है कि तुमने पानी क्यों पिया, इसमें तो पॉइजन है ना। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं एक हीलर हूँ, मैं इस पानी को पीकर एक एंटीडोट बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी एंटीडोट बना लेती है और मैं इससे इन लोगों की मदद करूंगा। उसके बाद जो क्यारो होता है वो काम पे लग जाता है। वो अपनी बॉडी से एंटीडोट बना लेता है और वो टेस्ट करने के लिए अपनी उंगली को आगे करता है और एक बूंद ब्लड एक पानी में छोड़ता है जिससे एंटीडोट बन जाता है। उसके बाद वो लोग कहीं जा रहे होते हैं। तो
फ्लेयर होती है वो क्यारो को कह रही होती है अब तुम ये वाला काम करके इस सिटी के हीरो बन जाओगे ना। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे हीरो नहीं बनना है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। वहीं पर उसकी नजर एक मर्चेंट पे पड़ती है। वो उसके स्टेट को चेक करता है और कहता है कि ये बंदा बिल्कुल सही रहेगा। वो एक जगह पर जाते हैं और डिस्कशन करने लगते हैं और कह रहा होता है क्यारो वहाँ पर उनको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी डील है। और वो पॉइजन के बारे में बताता है, जो तुम यहाँ का पानी पी रहे हो उसमें बहुत ज्यादा पॉइजन है, मतलब इतना कि तुम्हारी बॉडी को वो पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है और कुछ टाइम पे तुम्हें मार भी सकता है। तो मेरे पास इसका एंटीडोट है, क्या तुम्हें चाहिए या तुम इसके साथ डील करना चाहते हो। तो जो मर्चेंट होता है वो उसकी बातों को फेक समझ रहा होता है और कह रहा होता है तुम बेकार की बातें कर रहे हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम इसका प्रूफ दे सकते हो। और तुम ये जो कह रहे हो मैं कैसे मान लूं कि ये पानी पीने के बाद मैं कुछ समय बाद मर जाऊंगा। तो जो कह रहा होता है वो कहता है अगर तुम्हें मेरी बातें नहीं माननी है तो मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ, तुम इससे तो मान ही लोगे। ये एंटीडोट कैसे वर्क करता है ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्यारो उसे कहता है कि तुम्हारे बगल में जो तुम्हारा असिस्टेंट है उसे पीने को बोलो, फिर पता चलेगा कि क्या मैं सही कह रहा था या गलत। तो जो वो मर्चेंट होता है वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि ये जो ड्रिंक है उसे पी लो। तो जो असिस्टेंट होता है वो पहले तो झिझकता है लेकिन बाद में पीना पड़ता है और थोड़ा देर बाद उसके ऊपर असर होना शुरू हो जाता है, वो काफी ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा होता है। तो जो मर्चेंट होता है वो भी पी लेता है और वो भी बेहतर महसूस करने लगता है और वो उससे यानी कि क्यारो से उसकी रेसिपी मांगने लगता है और कहता है तुम जो बोलोगे वो मैं दे दूंगा तुम्हें। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता मैं, ये हमारे जनरेशन में मेरे को पास डाउन हुई है, अगर मैं तुम्हें ये दे दूंगा तो गलत होगा ना मेरे जनरेशन के लिए। तो जो मर्चेंट होता है वो यहाँ पर उससे पूछता है कि अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो जो क्यारो होता है वो उसे बताता है कि मेरे पास अभी बहुत सारे सैंपल हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो। तो जो मर्चेंट होता है वो मान जाता है। फिर जो क्यारो होता है उसके पास 28 एंटीडोट होते हैं जो कि फ्लेयर के पास होते हैं, वो निकाल लेती है। क्यारो उसे कहता है कि ये जो एक एंटीडोट है उसका प्राइस है 1 गोल्ड। तो जो मर्चेंट होता है वो कहता है बिल्कुल सही है और वो ले लेता है सारे एंटीडोट को। फिर क्यारो ये भी कहता है तुम उन एंटीडोट्स को बेचने के बाद जब हमारे पास बाकी से एंटीडोट लेने आओगे तो उसके जो प्राइसेस होंगे वो तुम खुद प्रीसेट करोगे और उसके जो 50% होंगे वो तुम हमें दोगे। तो जो मर्चेंट होता है वो बिल्कुल मान जाता है, बिल्कुल भी सवाल नहीं पूछता है क्यारो से और क्यारो उसे वार्निंग भी दे देता है और कह रहा होता है अगर तुमने हमें धोखा दिया या हमसे एंटीडोट लेके अगर तुमने अपना ही बनाना शुरू कर दिया तो ये तो तुम्हारे लिए नामुमकिन है, या फिर तुम और कुछ करने का भी सोचे तो सोच लेना, हम दूसरा मर्चेंट ढूंढ लेंगे। तो जो मर्चेंट होता है वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं तो फ्लेयर उससे पूछती है क्यों ना हम ये एंटीडोट पूरे शहर में बेचे जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें दूसरे किंगडम भी जाना है। तो जो मर्चेंट है उनसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं कर सकता तो उन्हें ही करने दो। अगर हमने बेचना भी शुरू किया तो हम एनिमीज के टारगेट बन जाएंगे और हमें बहुत ज्यादा ट्रबल होने लगेगी और तुम तो जानती हो कि मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए जो मैंने कहा उसे वो करने दो। और उसे यहाँ पर एक काम और करना है, एक स्लेब भी खरीदना है अपने लिए। तो जो फ्लेयर होती है वो चिल्लाती है उसे और कहती है कि हम ऐसे किसी की फ्रीडम को छीन नहीं सकते। ये वो बंदी बोल रही है जो क्यारो को एक स्लेव की तरह टॉर्चर कर चुकी है। फिर जो क्यारो होता है उसके सर पर हाथ रखता है और उसे समझाने लगता है सुनो, हम स्लेव खरीदेंगे लेकिन हम स्लेव की तरह उसे नहीं रखेंगे, हमें जो काम पड़ेगा हम उसकी मदद लेंगे और हमारी जो जंदी है बहुत ज्यादा बड़ी है, हमें लोगों की जरूरत भी है और हम तो 2 ही लोग हैं, अगर तीसरा बंदा आएगा हमारी मदद ज्यादा होगी और हमारे जो काम है वो कम हो जाएंगे। और मैंने कहा ना हम उसे स्लेव की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लेयर वहाँ पर समझ जाती है और उसे कह रही होती है कि तुम अच्छे बंदे हो और तुम इन लोगों की बहुत ज्यादा अच्छे से मदद कर सकते हो। फिर उन लोग शॉप में जाते हैं जहाँ पर शॉपकीपर क्यारो से बिल्कुल बदतमीजी के साथ बातें कर रहा होता है। फिर जो क्यारो होता है वो अपने पैसे का बैग दिखाता है तो जो शॉपकीपर होता है वो तो चौंक जाता है और क्यारो को कहता है आइए सर, आपका वेलकम है, आपको जो भी स्लेब पसंद है वो लेकर जा सकते हैं आप। फिर जो क्यारो होता है वो स्लेब की तरफ बढ़ता है और एक के बाद एक स्लेब को देख रहा होता है जो कि काफी ज्यादा बेकार होते हैं, कोई तो ज्यादा इंजर्ड होता है तो कोई तो ज्यादा मासूम होता है। फिर जो क्यारो होता है वो शॉपकीपर को बता रहा होता है कि उसे कॉम्बैट स्लेब चाहिए जो कि उसके लिए बैटल लड़ सके और उसके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट हो जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो जो शॉपकीपर होता है वो अलग अलग तरह के स्लेब को दिखा रहा होता है। क्यारो उन्हें अपनी आंखों की मदद से चेक कर रहा होता है, उनके जो स्टैट होते हैं वो बिल्कुल
बिल्कुल बेकार होते हैं, क्यारो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे होते हैं। उसके बाद जो शॉपकीपर होता है वो बताता है कि नीचे जो स्लेब है वो तो इंजर्ड है और बहुत ज्यादा जख्मी भी हो सकते हैं और कई ज्यादा बीमार भी हैं, तो उन्हें देखकर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो जो क्यारो होता है उसे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मुझे उधर लेकर चलो, डिसाइड करने वाला तो मैं हूँ। फिर जो शॉपकीपर होता है उन लोगों को नीचे लेकर जाता है और वहाँ पर बताता है जो पॉइजन वाटर है उसे पीने के बाद ये लोग थोड़े दिन में मर जाएंगे। तो जो क्यारो होता है वो चेक कर रहा होता है, जो पहला स्लेब होता है उसे पसंद नहीं आता है। फिर जो दूसरा स्लेब होता है वो उसे चेक करता है और उसे पता चलता है ये तो कुछ दिन में मर जाएगा, लेकिन इसके रिकवर करने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। फिर जो सामने वाला स्लेब होता है वो क्यारो पर बहुत जोड़कर झपट्टा मारती है और उसकी आंखें काफी ज्यादा चमक रही होती है और वो क्यारो को पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसे कह रहा होता है कि हम तुम्हें लेने वाले हैं और तुम हमारे लिए काम करोगी। तुम में वो बात है जिससे तुम अपनी पावर से हमें प्रोटेक्ट कर सकती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में वो बदले की आग देखी है, तुम किसी से हेट करती हो और तुम उससे बदला लेना चाहती हो और तुम उससे मारना भी चाहती हो, तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाऊंगा और उन्हें तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा जिससे तुम उन्हें मार देना और अपना जो रिवेंज है वो पूरा कर लेना। तो क्या बोलती हो, तुम मेरे साथ चलोगी? फिर जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि अगर तुम इसे ले गए तो वापिस लाओगे तो मैं कुछ भी तुम्हें वापिस लौटाने वाला नहीं हूँ, यानी कि रिफंड अलाउड नहीं है। क्यारो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। क्यारो उस लड़की की हालत को देख रहा होता है और कह रहा होता है इसे भी बहुत बुरी तरह से, मतलब उसकी तरह ही उसे टॉर्चर किया गया है। जब ये उस बंदे से अपना रिवेंज ले लेगी उसके बाद उसके चेहरे पर जो चमक होगी वो तो देखने लायक होगी। मुझे इसे लेना ही होगा, इसका जो मकसद है पूरा करवाना ही होगा और इसकी जो चमक है वो तो मुझे देखनी है। फिर हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो प्रीस्ट में होता है वो हीलर हीरो को चेक करने आया होता है और उसे पता चलता है ये तो उसके बेस में सोल्जर होता है और वहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा क्यारो होता है वो आइस वुल्फ वाली लड़की को परचेस कर लेता है और जो वो शॉपकीपर होता है वो कह रहा होता है कि आप इसे लेकर जाएंगे तो ये रास्ते में कहीं मर गई तो आपको नुकसान हो जाएगा, अभी आप यहाँ पर रुक जाइए, मेरे पास और भी ऐसी लड़कियां हैं। तो जो क्यारो होता है वो कहता है यही स्लेप उसे चाहिए। फिर वो उसे लेकर एक रूम पर आ जाते हैं और उसे वहाँ पर सुला देते हैं और जो फ्लेयर होती है वो कह रही होती है तुमने इसका जो कॉलर है वो हटा दिया है, ये कहीं यहाँ से भाग गई तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भागेगी, वैसे भी ये बहुत ज्यादा बीमार है, इसकी हालत नहीं कि ये यहाँ से भाग पाए। फिर जो क्यारो होता है उस लड़की के पास जाता है और उसे हील कर देता है जिसकी वजह से उसकी जो सारी मेमोरीज होती है वो वापिस आ जाती है। उस लड़की का नाम चेतना होता है, वो अपने क्लेन के साथ हर रोज प्रैक्टिस करती थी और एक दिन वो जंगलों में घूम रही थी तभी उसकी नजर इंसानों पे पड़ी जो कि उसकी क्लेन की तरफ बढ़ रहे थे। वो उन पर अटैक कर देती है लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं इसलिए वो हार जाती है और उसके जो बाकी के दोस्त होते हैं वो उन्हें मार देते हैं और वो चेतना को पकड़ लेते हैं और उसे बेच देते हैं। जैसा कि तुमने देखा वो स्लेव कैसे बनी, ये जो जितनी भी कहानियां है वो क्यारो प्लेयर को बता रहा होता है कि इसके साथ ऐसा हुआ। जब क्यारो ने उसकी मेमोरी चेक की तो उसने देखा कि जो चेतना है उसकी मेमोरी में ऐसा बताया गया है कि वो काफी सारे सोल्जर से भी लड़ी है और जो बाकी के लोग थे उन्होंने उसके क्लेन पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो जो सोल्जर थे वो तो रॉयल कैपिटल से थे। और ये सब सोचने के बाद वो फ्लेयर की तरफ देखता है और कह रहा होता है अब ये प्रिंसेस अपने ही सोल्जर को मारेगी, देखने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और वो वहाँ पर हंसने लगता है। उसके बाद वो प्लेयर से एक पोशन मांगता है, उसे वो खुद पीता है और चेतना को किस करता है जिससे वो हील हो जाएगी। पर ये जो प्लेयर है वो ये सब देखने के बाद शॉक हो जाती है, आखिर तुम ऐसे पिला भी तो सकते थे उसे, ये सब करने की क्या जरूरत थी, ऐसा वो कह रही होती है। उसके अगले सीन में जो क्यारो होता है वो मर्चेंट से मिलता है और उन्हें कहता है कि ये रहे तुम्हारे पोशन। और जो मर्चेंट होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, वो उसके साथ बिजनेस डील कर काफी खुश होते हैं। क्यारो देख रहा होता है कि ये लोग तो काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ये लोग तो मेरे को धोखा भी नहीं देने वाले हैं, ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि और भी ज्यादा बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, ये लोग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद जो मर्चेंट होते हैं वो फ्लेयर से जाकर अकेले में बात करते हैं और उसको मस्का लगा रहे होते हैं जिससे वो जो पोशन है उसके बारे में उन्हें पता चल ले, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फ्लेयर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जो फ्लेयर होती है वो क्यारो को कह रही होती है हमने इतना सारा पैसा कमा लिया है, अब तो हमारी जिंदगी आराम से कटेगी। तो क्यारो इसमें कहता है तुमने कहा था
बचाना हमें दुनिया भी बचानी, तो हमको कुछ सामान भी तो लेना होगा, जैसे कि मैजिक रोप और एक मैजिक शॉट भी तो लेनी है, जिससे उनकी काफी ज्यादा मदद होगी और हम ऐसे इन पैसों के साथ आराम से जिंदगी नहीं बिता सकते। अब तुम समझ गई होगी ना। तो जो फ्लेयर होती है वो कहती है हाँ मैं समझ गई। उसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर चेतना को रखे होते हैं। वो देखते हैं कि चेतना सो रही होती है और तभी जो क्यारो होता है वो पोर्शन को पीता है और उसे पिलाने लगता है वही वाले मेथड से। लेकिन इस बार जो वो चेतना होती है वहाँ पर उठ जाती है और उसे देखती है अपने इतना क्लोज, तो उसे झापड़ मारती है। तभी जो फ्लेयर होती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चेतना को सुनाने लगती है तुम्हें इस बंदे ने जिंदगी दी, तुम्हारी इतनी देखभाल की और बदले में तुमने उसे थप्पड़ मार दिया, ये कोई बात नहीं हुई। और वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि क्यारो ने तुम्हें हील किया, तुम्हारी देखभाल की, ये सारी बातें वो उसको बता रही होती है। जिसे सुनने के बाद जो चेतना होती है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उससे माफी मांगती है कि जो भी मैंने किया उसके लिए माफ कर दो मुझे। फिर जो क्यारो होता है वो फ्लेयर को कहता है कि तुम कुछ खाने का ले आओ। तो जो फ्लेयर होती है वो बताती है कि मैं बहुत कुछ अच्छा सा और बहुत टेस्टी सा लेकर आऊंगी, क्योंकि तुम यहाँ पर ठीक हो गई हो तो हम सेलिब्रेट करेंगे। तो वो वहाँ से चले जाती है। उसके बाद जो चेतना होती है वो मन में क्यारो से माफी मांग रही होती है और उसे शुक्रिया कह रही होती है और ये भी कह रही होती है कि अब टाइम आ गया है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे रिवेंज लेना है। और वो क्यारो को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है और जो क्यारो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और बड़े आराम से उसको लॉक की पोजीशन में ला देता है और साइड में ले जाकर उसे बिस्तर में दबोच लेता है और उसे चिल्ला रहा होता है आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। तो जो चेतना होती है वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम उसे जाने दो। चेतना ये भी कहती है तुमने मेरा कॉलर निकाल दिया, कहीं मैं तुम्हें मार ना दूं। तो जो क्यारो होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से मार लोगी, मैं तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम जानती हो मैंने तुम्हारा कॉलर इसलिए निकाला, मैं तुम्हें अच्छे से रखना चाहता हूँ और वैसे भी मैं तुम्हें बिना कॉलर के भी बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जो चेतना होती है वो उससे पूछती है कि तुम हो कौन। तो जो क्यारो होता है वो बताता है उसे कि मैं हूँ अल्केमिस्ट। और ये सब छोड़ो, अपना बताओ तुम अपने बदले के बारे में कुछ कहना चाहती हो। तुम्हारा विलेज का नाम है आइस वुल्फ क्लैन है, जो कि अभी तक तो सेफ है, लेकिन किसी की नजर तो उस पर पड़ गई है, ये नहीं बता सकते वो कब तक सेफ रहेगा। तो जो चेतना होती है वो काफी गुस्से में आती है और अपने अटैक को रजिस्ट करने लगती है। लेकिन जो क्यारो होता है वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम एक अल्केमिस्ट से पकड़ाई हो, तो तुम जो भी यूज करोगी वो सब बेकार है। क्यारो उसे कहता है एक बार अगर मैंने तुम्हें जाने भी दिया तो तुम क्या अपने क्लैन वालों को बचा पाओगी, क्या तुम ये कर पाओगी? बिल्कुल नहीं, ये तुम कब देखो। इसमें हम बहुत सारा पानी भरते हैं लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो हम नहीं बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल तुम्हारी स्ट्रेंथ की तरह। तुम्हारी जितनी भी पावर है वो लिमिटेड है, इसे तुम्हें बढ़ाना होगा, तभी जाकर तुम अपने क्लैन को प्रोटेक्ट कर पाओगी। लेकिन तुम यहाँ पर एक सही बंदे के पास हो। क्यारो ऐसा कह रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। तो जो चेतना होती है वो उससे पूछती है क्या सही में तुम ऐसा कर पाओगे, क्या तुम ऐसा करोगे मेरे लिए? क्यारो उसे कहता है बिल्कुल, और वो अपना हाथ दिखाता है और कहता है ये देखो मेरे पास सेट शॉट की एबिलिटीज है और वो एक हीरो भी है, तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल वो चीजें करेगा जिसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत। लेकिन उसकी यहाँ पर एक शर्त है, वो उसका ट्रू नेम जानना चाहता है, जो कि डेमी ह्यूमन स्किन सोल में लिखा जाता है, ऐसा हमें बताया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर उसके बारे में पता चल गया किसी को तो वो उसे बड़े आराम से कंट्रोल कर पाएगा। तो जो चेतना होती है वो पहले तो झिझकती है, फिर वो क्यारो से कहती है पहले हमारे विलेज को बचाएंगे तभी मैं समझ पाऊंगी कि तुम एक अच्छे हीरो हो, तुम पर विश्वास किया जा सकता है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है बिल्कुल मैं तुम्हारे विलेज को बचाऊंगा। फिर जो क्यारो होता है वो चेतना की लिमिट तोड़ने के लिए उसे एक रास्ता बताता है जो कि उसे करना होगा। तो जो चेतना होती है पहले तो वो शर्मा रही होती है और कह रही होती है क्या ये मुझे करना होगा। तो जो क्यारो होता है वो कहता है अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो ये सब तो करना ही होगा। और क्यारो ये भी कहता है और मैं तुम्हें ही बस अपनी पावर देने जा रहा हूँ, तो तुम्हें समझना चाहिए तुम्हें वो चीजें करनी ही होगी। उसके अगले सीन में हमें कुछ ह्यूमंस को दिखाया जाता है जो कि वुल्फ क्लैन को परेशान कर रहे होते हैं। फिर हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि वुल्फ क्लैन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हमारे जो तीनों बंदे होते हैं यानी कि क्यारो, चेतना और फ्लेयर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। और जो फ्लेयर होती है वो कह रही होती है ये जो इंसान है वो पैसों के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। और ये बातें सुनने के बाद जो क्यारो होता है वो
वो वहाँ पर हंसने लगता है। आखिर ये वो बोल रही है जो मतलबी थी पहले। दूसरी तरफ और जो सोल्जर होते हैं वो वुल्फ क्लैन के लोगों को लेकर आ रहे होते हैं और बहुत ज्यादा उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद जो सेतना होती है वो काफी गुस्से में आ जाती है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी जो क्यारो होता है वो उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे रोकता है और कहता है कि रुको, हमारा भी टाइम आएगा, हम उन पर अटैक करेंगे, लेकिन हमें कुछ प्रूफ तो चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम अपने लोगों को मरता हुआ देखना नहीं चाहती हो, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, और उन पर हम प्रॉपर एक अटैक भी करेंगे। तो जो सेतना होती है वो शांत हो जाती है और उसकी बातें मान जाती है वुल्फ क्लैन की, और उन सोल्जर की बैटल शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ जो क्यारो होता है वो एक मास्क निकालता है और पहनकर कहता है कि अब हीरो की एंट्री होने वाली है। वो बैटल के बीचों बीच कूदता है और उनको कहता है कि मैं हूँ हीरो, जो नेक दिलों का साथ देने वाला हूँ और बुरे लोगों को मार दूंगा। और फिर वो उन सोल्जर की तरफ बढ़ता है और उन्हें बिल्कुल बीच से स्लाइस करते हुए आगे बढ़ता है। और ये सब देखने के बाद जो वो सोल्जर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये कौन आ गया। और जो क्यारो होता है वो कह रहा होता है, तुमने जो सेतना के साथ किया वो बिल्कुल गलत था, तुमने उसको बेचा और उसके लोगों को परेशान किया, अब वो यहाँ पर आ गया है और उसका बदला लेगा। और दूसरी तरफ जो वुल्फ क्लैन के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सुनते हैं कि सेतना वो जिंदा है और वो काफी ज्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। और वहीं पर जो फ्लेयर होती है वो अपनी पावर का यूज करती है और वो सोल्जर के ऊपर एस्टेरॉइड टाइप से कुछ बरसा रही होती है। ये देखने के बाद जो क्यारो होता है वो काफी ज्यादा जोर जोर कर हंस रहा होता है। ये हुई ना बात फ्लेयर, तुमने कर दिखाया, और ज्यादा फेंको, इन्हें एक ही झटके में खत्म कर दो। फिर वहीं पर हमारी सेना की एंट्री होती है, वो सारे सोल्जरों को मार रही होती है। ये देखने के बाद जो उसके क्लैन के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं सेना को फॉलो करो। वो काफी जोश में आ जाते हैं और बैटल को बड़े आराम से जीत लेते हैं। और वहीं जो क्यारो होता है वो सेता की स्माइल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। आखिरकार किसी का तो रिवेंज पूरा हुआ। और वो ये भी कहता है कि वो भी एक दिन रिवेंज लेगा, जिन्होंने उसे टॉर्चर किया है उससे तो वो रिवेंज लेगा ही, लेकिन ये जो नेशन है ये बहुत ज्यादा बेकार हो गया है, इससे भी रिवेंज लेना होगा, ये लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, तो क्यों ना वो उनका हीरो बन जाए। फिर वो फ्लेयर की तरफ भी देखता है और सोचने लगता है जब वो किंगडम में थी और ये सब चीजें देखती थी तो उसकी जो मेमोरीज थी बहुत ज्यादा बेकार हो जाती थी और वो बहुत ज्यादा बुरी बन गई थी। लेकिन जब उसकी मेमोरीज उसने इरेज की तब वो उसको देखता है तो वो बहुत ज्यादा काइंड लगती है, उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है उसे। बस इसी वजह से वो इस किंगडम को ठीक करना चाहता है। उसके बाद जो बैटल में लोग बचे होते हैं आखिरी, यानी कि सोल्जर, उन्हें खत्म कर दिया जाता है। और जो सेना होती है वो काफी जोर कर चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि मेरा रिवेंज पूरा हुआ। फिर जो बैटल होती है वो एंड हो जाती है। उसके बाद ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं। फिर जब फ्लेयर सो रही होती है तो क्यारो और सेतना वाटर रिसोर्सेज को चेक करने जाते हैं। वो लोग देखते हैं ये लोग जो मॉन्स्टर की डेड बॉडी थी इस पानी में मिला देते थे, जिसकी वजह से ये जो पानी है इसमें बहुत ज्यादा पॉइजन फैल जाता था और लोग इसे पीकर बीमार हो रहे थे। तो इसी बीच जो सेतना होती है वो क्यारो को कहती है कि जो यहाँ का पानी है उसे ठीक कर दो, उसे एक एंटीडोट में बदल दो। तो जो क्यारो होता है वो हैरान होता है और उसे पूछता है क्या सही में मैं इसे ठीक कर दूं। तो जो सेतना होती है वो उसे कहती है जो मासूम लोग हैं उन्हें तो साफ पानी मिलना चाहिए, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है, तो हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सेतना कह रही होती है। तो जो क्यारो होता है वो उस पानी को ठीक कर देता है। उसके बाद वो लोग केव के बाहर आते हैं। तो जो सेतना होती है वो क्यारो को अपना रियल नेम बता देती है, जिससे जो सेतना है वो क्यारो की हो जाती है। उसके बाद जो क्यारो होता है वो वहाँ पर बैठकर सोचने लगता है अब उसे क्या करना चाहिए। पहले तो उसे बुलेट और ब्लेड से अपना रिवेंज पूरा करना है, उसके बाद उसे वो दुनिया को ही अपना बना लेगा, जो कि एक अच्छा आइडिया उसके लिए। और वो ऐसा कह रहा होता है। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रेनाल्ड को, उसको किंग के सामने प्रकट किया जाता है। और जो किंग होता है वो रेनाल्ड पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी। उसको पता था सब चीजें ऐसी होने वाली है तो उसे एक्शन लेनी चाहिए थी, लेकिन वो तो कमजोर पड़ गया। तो जो रेनाल्ड होता है वो कहता है कि मुझे एक मौका दीजिए। तो जो किंग होता है ठीक है, मैं ये तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुमने आगे कुछ ऐसा किया तो तुम तो जानते ही हो आगे क्या होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी डॉटर वहाँ पर मर गई, तुम्हारी वजह से उसके किंगडम की बेइज्जती हुई, लेकिन फिर भी वो एक लास्ट चांस तुम्हें दे रहा है, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो जो रेनाल्ड होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है, आखिरकार उसे एक चांस मिल गया, वो भी इतना सब होने के बाद भी। और वो रिकवरी हीरो को जरूर पकड़ेगा और अपनी रेपुटेशन को बहुत अच्छे से सही करेगा, क्योंकि ये उसका आखिरी मौका है। इसके बाद तो
उसे कोई मौका मिलने भी नहीं वाला। और उसी बीच किंग के बगल में हमको नॉर को दिखाया जाता है जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुरिया को दिखाया जाता है जो सैड सॉर्ट की मेंबर है और वो किंगडम में घूम रही होती है और देख रही होती है सब ठीक तो है ना। वही उसके पास दो लोग बातें कर रहे होते हैं जो उनके सोल्जर है। उन्हें लारावीता में पकड़ा गया है और बाकियों को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया है और उन्हें पता चलता है जिसने उन्हें मारा है वो सैड सॉर्ट कोरिया की तरह सॉर्ट को यूज कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो कोरिया होती है वो उनकी बातें सुन रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यारो और सेतना और फ्लेयर को दिखाया जाता है जो कि एक लेक के पास मजे कर रहे होते हैं और रिलैक्स भी कर रहे होते हैं और उनका मूड कब बदल जाता है किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। उसके बाद जो क्यारो होता है वो लारावीता में आखिरी दिन बिता रहा होता है और जो सेतना होती है उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो ऐसा क्यारो को कह रही होती है तो जो क्यारो होता है वो कहता है ये हमारा आखिरी दिन है तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी इस जगह को छोड़ देंगे और अपनी जर्नी के लिए निकल जाएंगे। और तुमने तो देखा हमने एक अच्छा काम भी किया है, यहाँ के जो पानी था वहाँ से पॉइजन निकाल दिया है तो यहाँ के लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और जो मर्चेंट्स है उन्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। हम उनसे बिजनेस तो बंद करने ही वाले हैं, जो वो बेचने वाले हैं वो भी चीजें बेकार हो जाएगी और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम तो हो गया है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और क्यारो से बोलता है ये जो वुल्फ क्लैन की लड़की है ये तुम मुझे दे दो, मैं इसकी परवरिश करूंगा। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें दे दूंगा, तो तुम इसके कितने गोल्ड कॉइन दोगे? तो जो वो बंदा होता है वो कहता है कि मैं इसके 1 गोल्ड कॉइन दूंगा। तो जो क्यारो होता है वो ये सुनने के बाद हंसने लगता है और कहता है कि 1 गोल्ड कॉइन बस इतना ही? अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो तुम्हें कम से कम 1000 गोल्ड कॉइन तो लाने थे और तुम अभी बस 1 गोल्ड कॉइन बोल रहे हो इसके लिए। इस बात से जो वो बंदा होता है काफी गुस्सा हो जाता है और ये भी कहता है जैसा मैंने कहा वैसा तुम्हें करना चाहिए। लेकिन उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसकी बातें नहीं सुनता और क्यारो पर अटैक कर देता है। चेतना ये देखते हुए उसे डिफेक्ट करती है और उस बंदे को पकड़ लेती है और मानने ही वाली होती है कि क्यारो उसे बोलता है कि रुक जाओ मुझे कुछ चेक करना है। फिर जो क्यारो होता है वो अपनी एबिलिटी की मदद से उसकी जो जितने पास्ट इंसिडेंट होते हैं उन्हें पता लगाता है वो। तो उसे पता चलता है कि ये तो उन्हीं लोगों का साथी है जो वुल्फ क्लैन के ऊपर अटैक करने आया था और ये एक लौता बच गया है। इन बातों से जो चेतना होती है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे तुरंत वहीं पर मार देती है और क्यारो ये देखने के बाद काफी जोर के हंस रहा होता है। उसके बाद उन लोग आगे बढ़ते हैं और मर्चेंट से मिलते हैं जो कि उनकी लास्ट डील होने वाली होती है, साथ ही आखिरी मुलाकात भी। वहाँ पर जो मर्चेंट होता है वो क्यारो को कह रहा होता है कि उसे एंटीडोट की रेसिपी चाहिए और वो अपने साथ बहुत सारे बंदे भी लेकर आया होता है जिससे उसका इंटेंट पता चलता है कि वो आज क्यारो को मारने आया है, या तो रेसिपी या तो क्यारो की लाइफ। तो जो क्यारो होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, तुम जितने भी बंदे लेकर आए हो वो तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो उसका रियल नेम भी बोलता है जिससे वो जो मर्चेंट होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, साथ ही वो धमकी भी देने लगता है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि ठीक है तुम जो कह रहे हो वैसा तो होने नहीं वाला, लेकिन जो मैं करने वाला हूँ वो तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। तुम जितने भी आए हो तुम्हें पता है कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन भी हो सकता है। तो सोच लो मुझसे उलझने का फायदा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा नुकसान है, शायद तुम्हारी जिंदगी चली जाए। क्यारो वहाँ पर खड़े हो जाता है और बैटल के लिए रेडी हो जाता है। तभी जो मर्चेंट होता है वो कहता है रुको रुको, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो ये 2 लड़कियां हैं क्या ये उतनी ताकतवर है? क्या ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है? आखिर में तो तुम्हें इन्हें प्रोटेक्ट करते ही हुए लड़ना होगा, तो अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, जो मैंने बोला वो तुम्हें करना ही होगा। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि तुम्हारी ये गलतफहमी है। और वो जो दोनों होती है फ्लेयर और चेतना दोनों खड़े हो जाती है और कह रही होती है कि हम भी बैटल करेंगे। फिर क्यारो मर्चेंट को समझा रहा होता है कि ये मेरे लिए इतने वैल्यूएबल नहीं है, बस ये मेरे लिए एक टूल है जो कि मैं इनका यूज करता हूँ, इन्हें चोट लग भी जाए तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और एक बात समझ लो, इनके मर जाने का अफसोस मैं नहीं करने वाला, अफसोस तो मुझे ये होगा कि तुम में से एक बच जाए यहाँ से और भाग जाए, मैं एक एक को चुन के मारूंगा, यही बस मेरा एक मोटिव है। वहीं जो मर्चेंट होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तो जो क्यारो होता है वो कह रहा होता है हाँ जो मैंने कहा वो सब सही है, लेकिन तुम्हारी बात भी सही है, ये जो मेरे टूल्स है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, अभी इनकी आगे जाके बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी मेरे को, तो मैं ऐसे सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, तो मैं अपनी रेसिपी तुम्हें बेचूंगा, वो भी 500 गोल्ड में। तो जो मर्चेंट होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि बिल्कुल ये हुई ना बात, तुमने एकदम सही बात की, ये लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं और जो फ्लेयर चेतना होती है
वो काफी ज्यादा उदास होती है और कह रही होती है कि हम लोग वीक हैं, जिसकी वजह से क्यारो को उसका जो एंटीडोट होता है उसकी रेसिपी उसने देनी पड़ी। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना वहाँ का पानी मैंने ठीक कर दिया है और सबसे मेन वजह है कि ये लोग आखिरी बार ही इस एंटीडोट को यूज कर पाएंगे और अगर ये बना भी लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पानी सही है और अगर कोई और पॉइजन आ भी जाता है तो उसके लिए मेरी ही बॉडी एंटीडोट बना सकती है। वो रेसिपी जो भी होगी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इन बातों से जो फ्लेयर होती है और चेतना होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी क्यारो के ऊपर एक अटैक होता है जिसे वो बड़े आराम से ब्लॉक कर लेता है और ये और कोई नहीं कोरिया होती है। वो उसको ब्लॉक करते हुए देखकर हैरान हो रही होती है क्योंकि ये जो फाइटिंग स्टाइल है ये उसकी फैमिली का है और वो उसे पूछ रही होती है कि तुम हमारी फैमिली का फाइटिंग स्टाइल कैसे यूज कर सकते हो, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि कैसे, ये तुम क्या कह रही हो, तुम गलत बंदे पे अटैक कर रही हो, मैं तुम्हारे यहाँ का हूँ इसलिए मुझे ये फाइटिंग स्टाइल आती है। तो जो कोरिया होती है वो क्यारो को बताती है तुम वुल्फ क्लैन पे अटैक किए क्योंकि तुम्हें बहुत सारे स्लेव चाहिए थे और जो हमारे रॉयल सोल्जर थे वो उन्हें प्रोटेक्ट करने गए थे जिन पर तुमने अटैक कर दिया और सारे सोल्जरों को मार दिया। ये रीजन काफी है तुम्हें मानने के लिए और तो और तुमने हमारी फैमिली का जो सीक्रेट शॉर्ट स्टाइल है उसको भी सीख लिया है और हर जगह जाकर उसका मजाक भी उड़ाते हो, जैसे कि यहाँ पर भी बना रहे हो उसका मजाक। तो जो पीछे से चेतना होती है वो कह रही होती है कि मास्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं भी वुल्फ क्लैन से हूँ, उन्होंने मेरे साथ मिलकर मेरे क्लैन को बचाया है, उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद की और मेरे क्लैन की भी मदद। और जो रॉयल सोल्जर थे उन्होंने हम पर अटैक किया था, वो हमें स्लेव बनाना चाहते थे और ऊंचे दाम पर बेचना चाहते थे। ये जो मास्टर क्यारो थे जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए आगे आए और फ्लेयर भी कह रही होती है बिल्कुल ऐसा ही चीजें हुई थी। तो जो कोरिया होती है वो कह रही होती है तुम्हारे दिमाग से वो चीजें हटा दी गई है, ये जो क्यारो है ये तुम्हें अपना स्लेव बनाना चाहता है, तुम उसको मास्टर भी कह रही हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि ये बहुत बुरा इंसान है, ये रीजन काफी है इसे मारने के लिए, अब इसे मरना होगा। तो जो क्यारो होता है वो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये कैसी पागल लड़की है, अब इसे मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। फिर वो कोरिया को कह रहा होता है तुम शॉर्ट सैंड की मेंबर हो और काफी ताकतवर भी हो और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी हो और तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल भी काफी ज्यादा लाजवाब है, तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो और तुम मुझे एनिमी बनाना चाहती हो? तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो तैयार हूँ। तो जो कोरिया होती है वो कहती है बिल्कुल मैं रेडी हूँ। तो जो कोरिया होती है वो कहती है मैं रेडी हूँ, मैं तुमसे बैटल करना चाहती हूँ। इस बात से जो फ्लेयर होती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कोरिया के ऊपर अटैक कर देती है और वो अपना मैजिक यूज करती है जिससे वो बड़ा सा आसमान से फायर स्टोन उसके ऊपर आता है। लेकिन जो कोरिया होती है वो काफी ज्यादा ताकतवर होती है, वो उस स्टोन को कट करती है और फ्लेयर की ओर बढ़ती है और उसे बेहोश कर देती है। ये देखने के बाद जो क्यारो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसकी जो मेन प्रॉपर्टी थी उसको उसने नुकसान पहुंचा दिया है और वो काफी ज्यादा जोड़कर हंस रहा होता है और फिर वो अपनी आंखों का यूज करता है जिससे उसके स्टेट पता चलते हैं उसे और वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। फिर उनकी बैटल शुरू होती है। फर्स्ट मूव कोरिया चलती है जो कि काफी इम्प्रेसिव होता है, लेकिन जो क्यारो होता है हमारा वो उसके हर अटैक को आराम से डॉज कर रहा होता है। तभी कोरिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर जो क्यारो होता है वो कोरिया की जो शॉट होती है उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस बात से जो कोरिया होती है उसको भी गुस्सा आने लगता है, तो वो क्यारो को बड़ा सा अटैक करती है जिसकी वजह से जो क्यारो होता है वो एक बिल्डिंग में जाकर घुस जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वो एक हीलर है तो अपने आप को हील कर लेता है और कह रहा होता है कि अब बहुत हो गया, तुमने अपनी चाल बहुत अच्छी चली, लेकिन अब मेरी बारी है। दूसरी तरफ जो कोरिया होती है वो अपनी दूसरी शॉट निकालती है और क्यारो की तरफ बढ़ती है और अपनी शॉट को स्विंग कर रही होती है, जिससे क्यारो बड़े आराम से बच रहा होता है। फिर वो एक नाइफ फेंकता है उसमें लोशन लगा के, जिससे जो कोरिया होती है वो बड़े आराम से बच जाती है। लेकिन जो लोशन होता है वो उसके शोल्डर में लग जाता है, लेकिन कोरिया उस पर ध्यान नहीं देती और लगातार वो क्यारो के ऊपर अटैक करती रहती है। और फिर जो क्यारो होता है वो मुस्कुराने लगता है क्योंकि वो जो लोशन होता है वो कोरिया के ऊपर असर करने लगता है, उसके जो मूवमेंट होते हैं वो स्लो होने लगते हैं और उसका जो चेहरा होता है वो काफी ज्यादा लाल होने लगता है। तुम समझ सकते हो कि वो कौन सा पोर्शन होगा जिससे वो कुछ ज्यादा ही कुछ अलग चीजें फील कर रही होती है, जिस पर जो क्यारो होता है वो मुस्कुराने लगता है और कह रहा होता है अब तुम्हें मजा आएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कोरिया होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो अपनी शॉट से अपने आप को जगाती है और फिर क्यारो के ऊपर अटैक करने लगता है। वो उसका मुंह पकड़ लेता है और अपनी हीलिंग एबिलिटी को उसके ऊपर यूज करता है और वो सारे सिनेरियो
और पास सब चीजें दिखाता है उसे कि कैसे वुल्फ क्लैन के ऊपर रॉयल सोल्जर ने अटैक किया था और उन्हें मारते चले गए थे। इन चीजों को देखने के बाद जो कोरिया होती है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिस किंगडम को इतने सालों से वो प्रोटेक्ट कर रही है, जिसके लिए वो जान भी दे सकती है, उन्होंने वुल्फ क्लैन के साथ ऐसे किया और वो उस बंदे को अपना एनिमी समझ रही है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। इससे वो बिल्कुल टूट जाती है और यहाँ पर क्यारो का काम तो हो गया होता है। उसके बाद वो लोग सेल में जाते हैं जहाँ पर जो कोरिया होती है वो आराम कर रही होती है। फिर जो फ्लेयर और सेतना होती है वो कह रही होती है कि हम लोग वीक थे और तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया। सेतना ये भी कह रही होती है कि ये जो बंदी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी शॉर्ट स्टाइल काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि तुमने सही कहा, तुम हमें और इसको दोनों को बीट कर सकती हो, तुम में इतना पोटेंशियल है तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्यारो दोनों को शुक्रिया भी कह रहा होता है कि तुम दोनों ने मेरी साइड ली। फिर जो कोरिया होती है वो उठ जाती है और वो क्यारो को बोल रही होती है कि तुमने उसके साथ क्या किया ऐसा, जिसकी वजह से उसको ऐसे कुछ सिनेरियो दिख रहा था जो कि काफी ज्यादा खौफनाक था। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें सच्चाई दिखाई है और यही सब सच है। तो जो कोरिया होती है वो कहती है कि ये सब झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो, हमारा किंगडम तो शील्ड और शॉर्ट की तरह है, वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता। ये किंगडम बस ह्यूमन को प्रोटेक्ट करता है, उनको बस स्लेव बनाता है और उन्हें स्लेव बनाकर बेच भी देता है। क्यारो ये भी कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है ये जो स्लेव है यानी ये जो इनह्यूमन ये आते कहाँ से हैं? ये तुम्हारे जो रॉयल कैपिटल के बंदे हैं यानी कि सोल्जर, वो हर विलेज में अटैक करते हैं और उन्हें अपना स्लेव बना देते हैं और यहाँ पर लाकर बेच देते हैं। अगर तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, तुम तो शॉर्ट सेंट की मेंबर हो, तो तुम खुद किंगडम में घूम घूम कर पता लगा सकती हो कि क्या चल रहा है किंगडम में। तो जो कोरिया होती है वो कह रही होती है, अब तुम मुझे क्या यहाँ पर छोड़ने वाले हो? मैं तो तुम्हारी एनिमीज थी, मैं तो तुम्हारी जान भी लेने वाली थी, तब भी तुम मुझे छोड़ने वाले हो। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और तुमने जो अपने किंगडम के लिए किया ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इन चीजों की वजह से कुछ चीजें इस किंगडम में अच्छी है। और फिर वो अपना रियल फेस दिखाता है जो कि हीलर हीरो होता है, जिसे देखने के बाद कोरिया हैरान हो रही होती है और वो पहचान गई होती है कि ये वही है जिसने उसका हाथ हील किया था। फिर जो क्यारो होता है वो ये भी बताता है कि तुम्हें लग रहा होगा मैंने फ्लेयर को मारा है, ये किंगडम में बहुत ज्यादा फैल रहा है और तुम्हें भी ऐसा ही लगता है और तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होगी। तभी वहाँ पर फ्लेयर आती है, वो भी अपने रियल चेहरे के साथ, जिसे देखने के बाद कोरिया कह रही होती है कि वो काफी कुछ चीजें जान गई है, वो भी अपने किंगडम के बारे में। और जो कोरिया होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और कोरिया यहाँ पर शॉक भी होती है कि फ्लेयर उससे इतने अच्छे से बात कैसे कर सकती है। और ये जो नाटक किया उन्होंने फेस बदलने का, ये काफी ज्यादा लंबी कहानी है जो कि उन्होंने एक्सप्लेन की और बताया कि ये अगर चीजें नहीं करते तो पूरे किंगडम में जो बुरी चीजें चल रही है उसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलती। तो इस बात से जो कोरिया होती है वो काफी ज्यादा समझ पा रही होती है उन लोगों को। और फ्लेयर ये भी बता रही होती है ये सारी चीजें उन्होंने की, लेकिन जो रेनाल्ड था उसे ये सब पता चल गया है, अब वो उनके पीछे पड़ा है। क्यारो मौका का फायदा उठाते हुए वही वाला लोशन यूज करता है जो बैटल के दौरान किया था उसने, और फिर वहाँ पर वही चीजें शुरू हो जाती है। और जो हमारी सेतना और फ्लेयर होती है वो दरवाजे के बाहर से देखने लगती है, यानी कि फील कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें रेनाल्ड को दिखाया जाता है जो कि क्यारो के भेस पे होता है। वो कह रहा होता है मेरे बदले की शुरुआत होगी और ये जो लोग हैं वो मेरी मदद करेंगे। उसने काफी लोगों को बंधक बनाया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यारो क्यूरिया को दिखाया जाता है और चिपक कर भी बैठे होते हैं, जिससे जो फ्लेयर और सेतना होती है वो दोनों जल रहे होते हैं। आखिर इन्हें इतने चिपकने की क्या जरूरत है, कल रात तो इन लोगों ने मजे उठा तो लिए, अब सुबह से शुरू होना ये तो गलत बात है। तभी वहाँ पर सोल्जरों की आवाज आ रही होती है और वो और कोई नहीं रेनाल्ड होता है जो कि पीसफुली उन्हें मैसेज पहुंचा रहा होता है कि जो रिकवरी हीरो है वो अपने आप को सरेंडर कर दे और ये जो स्लेव है हम उन्हें छोड़ देंगे। मतलब वो अदला बदली करना चाहता है। वहीं पर जो क्यारो होता है ये सारी बातें सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है आखिर ये लोग इतना हद तक कैसे गिर सकते हैं, यहाँ के विलेज के लोगों को यूज कर रहे हैं वो भी मेरे को पकड़ने के लिए। और जो उनके सोल्जर होते हैं वो हर घर जाकर क्यारो की फोटो दिखा रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं इस बंदे को कहीं तुमने देखा है, इसने प्रिंसेस फ्लेयर को मार दिया है और कासल में आग लगा दी थी जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ से भाग गया, वो भी एक सोल्जर का भेस बदल कर। अगर जो भी इसके बारे में बताएगा तो उसे हमारे राजा की तरफ से बहुत अच्छा इनाम मिलेगा, तो आगे आओ और बताओ इसके बारे में अगर कोई जानता है तो। और दूसरी तरफ जो क्यारो होता है वो कह रहा होता है ये लोग इस विलेज का गलत
गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग बस मेरे को निकलवाना चाहते हैं और ये जो इनकी चाल है वो बिल्कुल बेकार है। और वो क्यूरिया से बोल रहा होता है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो क्योंकि तुम इस किंगडम को बहुत अच्छे से जानती हो और तुम उन लोगों की चाल को भी अच्छे से जानती हो। तो जो कोरिया होती है वो कहती है कि बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर जो कोरिया होती है वो पूछ रही होती है कि तुम्हें किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्यारो बोलता है कि उनका जो नेक्स्ट मूव है वो उसे जानना है कि क्या हो सकता है और तुम उधर जा सकती हो और पता लगा सकती हो। इन बातों से जो कोरिया होती है वो कहती है बिल्कुल। फिर उन लोगों का किसिंग सीन आ जाता है जिससे जो सेजना और फ्लेयर होती है वो फिर से शर्माने लगती है और कहने लगती है फिर से शुरू हो गए ये लोग। उन दोनों का भी ऐसा ही कुछ मन हो रहा होता है लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एक और नया कैंडिडेट आ गया है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें रेनाल्ड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है क्या तुम्हें अभी तक वो लोग मिले। तो जो सोल्जर होता है वो बताता है कि अभी हमने इंफॉर्मेशन दे दी है लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला है। इन बातों से जो रेनाल्ड होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जब उसको क्यारो का रूप मिला था तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था जिसकी वजह से उसने अपने चेहरे पर एक गर्म रॉड लगा ली थी जिसकी वजह से उसका जो चेहरा है वो बिगड़ गया है और वैसे भी उसका फेस भी बिगड़ा हुआ है, काफी गुस्से में है वो। रेनाल्ड ये भी कह रहा होता है कि मैं उसे मार दूंगा। तभी हमें ऐना को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास लग रही होती है और उसकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होती है। और तुम्हें याद होगी ऐना जिसने क्यारो की परवरिश की थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कोरिया को दिखाया जाता है जो कि पूरी इंफॉर्मेशन को लेकर आती है और वो बताती है क्यारो को कि तुम्हारे नाम पर यानी कि हीरो ऑफ रिकवरी के नाम पर पूरे विलेज को बंधक बना लिया गया है। यहाँ क्यारो काफी ज्यादा उदास होता है और वो काफी ज्यादा मुस्कुरा भी रहा होता है लेकिन वो अपनी उदासी छुपा रहा होता है। फिर वो कोरिया को कहता है कि मैं रेनाल्ड से मिलने जाऊंगा, जैसा कि वो चाहता है वैसा होगा। और वो पिछली बार लाना रीता में जो सोल्जर को मारा था उसका बेस बदल लेता है और वो निकल पड़ता है रेनाल्ड से मिलने। और वो विलेज में घूमता है तो उसे ऐना नहीं मिलती है। वो काफी ज्यादा उदास हो रहा होता है और परेशान हो रहा होता है। फिर वो एक गार्ड को देखता है जिसे वो जानता है। फिर वो साइड में उसे लेकर जाता है और उससे पूछता है यहाँ पे चीजें बहुत अजीब चल रही है और मैं कहीं और बिजी था। तो जो सामने वाला गार्ड होता है वो कहता है कि तुम तो मारे गए, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन तुम जिंदा हो, इसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश है। तो जो क्यारो होता है वो कह रहा होता है उसे कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है बिल्कुल। और वो ये भी बताता है कि तुम काफी टाइम बाद आए हो तो तुम्हें पता नहीं होगा विलेज में क्या चल रहा है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे बताओ इसके बारे में। तो जो उसका दोस्त होता है वो बताता है कि यहाँ पर जो हीरो ऑफ रिकवरी नाम का एक बंदा है जिसने प्रिंसेस फ्लेयर को मार दिया और महल में आग लगाकर एक सोल्जर के बेस में भाग गया, इसलिए हमने ये पूरे विलेज को बंधक बना लिया है। यहाँ के जितने भी लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को हमने अपना स्लेव बना लिया है और यहाँ की जितनी भी लेडीज हैं वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, खासकर वो वाली जिसने हीरो ऑफ रिकवरी को बड़ा किया। वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और डिलाइटफुल भी है। उसने उसके काफी मजे लिए। उसके बाद वो एक लेटर निकाल कर क्यारो को दे देता है। फिर जो वो सोल्जर होता है वो लेटर देने के बाद वहाँ से चले जाता है और जो क्यारो होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है वही एक लेडी थी जिसने उसकी परवरिश की थी, उसे प्यार दिया था, उसे रिस्पेक्ट दी थी और उसकी वजह से वो इंसानों में भरोसा करने लगा था, वरना तो बाकी लोगों ने उसका भरोसा तोड़ दिया था। उसकी वजह से उसने जाना था कि चीजें कैसी होती हैं और उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उसने यानी कि आना ने उसकी ऐसी देखभाल की जैसे कि वो अपने बच्चे की करती है और कुछ भी नहीं चाहा। जो हमारा क्यारो है वो बदला लेगा। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यारो रेनाल्ड से मिलने आया होता है और उसे स्पेशल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है और रेनाल्ड उसे पूछ रहा होता है आखिरकार तुमने ले आया स्पेशल इंफॉर्मेशन क्यारो के बारे में, अब जल्दी से बताओ। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि बस मेरी एक विश है, मैं ये इंफॉर्मेशन दूंगा तो तुम मुझे आर्मी में वापिस ले लोगे। तो जो रेनाल्ड होता है वो मान जाता है। फिर जो क्यारो होता है वो कहता है कि तुम उसी बंदे से बात कर रहे हो यानी कि क्यारो से। ये सुनने के बाद जो रेनाल्ड होता है वो काफी ज्यादा शॉक होता है और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर जो रेनाल्ड होता है वो क्यारो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसे पता नहीं उसका जो अपोनेंट है वो क्यारो है, कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं। वो उसको पैरालाइज कर देता है, वो वहीं पर गिर जाता है। फिर वो अपने सोल्जरों को कह रहा होता है कि इसके ऊपर अटैक करो। जैसा कि मैंने कहा ये ऐसा वैसा बंदा नहीं, क्यारो है। वो सारे सोल्जर को बेहोश कर चुका होता है। उसके बाद जो क्यारो होता है वो रेनाल्ड के पास जाता है और वही हीलिंग एबिलिटी को उसके फेस पर यूज
यूज करता है, जिससे वो पूरे विलेज के बारे में पता लगाता है। उसने पूरे विलेज को जला दिया, वहाँ के लोगों को परेशान किया, खासकर आना को बहुत ज्यादा परेशान किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया और बहुत सारी चीजें की जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से क्यारो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और वो चीजें ऐसी हुई और वो क्यारो के भेस में था और आना के साथ ऐसी चीजें की जिसकी वजह से क्यारो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो रेनाल्ड को लड़की के भेस में बदल देता है और उसे कह रहा होता है कि जो तुमने किया सबके साथ और उसकी सबसे खास वन के साथ किया, उसे इतना दर्द पहुंचाया, उसे सैडनेस दी और जो पीड़ा दी, अब वो तुम भी फील करोगे। अब तुम्हारी बारी है ये सब महसूस करने की। लेकिन जो रेनाल्ड होता है अभी भी उसकी चर्बी उतरी नहीं होती है, यानी कि अभी भी वो वैसा ही होता है। वो उसे कह रहा होता है कि जो आना थी वो काफी ज्यादा बढ़िया थी, उसने सारे विलेज के सामने उसे परेशान किया। इन बातों से क्यारो को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। रेनाल्ड ये भी कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते थे? ओ ये तो बहुत बुरी बात हुई, उसने तो सब चीजें कर ली, उसे तो काफी ज्यादा मजा भी आया। अब तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, सारी चीजें तो हो चुकी है। इस पर जो क्यारो होता है वहीं पर उसके 4 सोल्जर आ जाते हैं जो कि म्यूटेट होते हैं और काफी ज्यादा परेशान होते हैं और भयानक दिख रहे होते हैं। फिर जो क्यारो होता है वो उसे कह रहा होता है तुम लोगों के साथ ऐसी चीजें करते हो जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन तुम्हें उनके पीछे का सच नहीं पता होता है। वो कितने ज्यादा पेन में होते हैं, सफरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन मुस्कुरा रहे होते हैं। और तब तुम जैसे लोग आ जाते हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, तब भी वो जी रहे होते हैं, लेकिन उनके पास जीने की कोई वजह नहीं होती। लेकिन फिर भी वो उस पेन को अपने अंदर ले रहे होते हैं, क्योंकि तुम उनकी जो वैल्यूएबल चीज है उनके साथ खिलवाड़ कर रहे होते हो। इस वजह से वो बेचारे उस पेन को फील कर रहे होते हैं और उनके साथ ही जी रहे होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा कुछ, तुम्हें भी पता चलेगा पेन क्या चीज होती है। फिर वहीं पर जो 4 म्यूटन होते हैं रेनाल्ड के साथ वही चीजें कर रहे होते हैं। फिर वहीं पर रेनाल्ड को भी वही चीजें महसूस करवाई जाती है जो उन लोगों ने भी महसूस की थी जब रेनाल्ड ने उन्हें परेशान किया था, उन्हें दुख दर्द पीड़ा दी थी। वो मदद के लिए उससे भीख मांग रहे थे तो उसने ना कर दिया था। तो क्यारो भी यही चीजें करता है उसके साथ। फिर वो वहाँ पर आग लगा देता है जिससे वो लोग जल रहे होते हैं और वो दौड़कर आना के पास जाता है और उसे हील करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जो आना होती है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है क्योंकि क्यारो उसके पास आ गया है। क्यारो उसे हील कर रहा होता है लेकिन वो आना को बचा नहीं पाता है और वो काफी ज्यादा उदास होता है। वहीं पर जो सेतना और फ्लेयर होती है वो उसे अच्छा महसूस करा रही होती है, उसके दुख का हिस्सा बन रही होती है। लेकिन ये बड़ा अजीब सा क्यारो उदास होता है। वो अपने काम में लगा होता है और वहाँ पर रो रहा होता है और कह रहा होता है जो आज हुआ वो काफी ज्यादा दुख भरा था, उसके लिए वो काफी ज्यादा रो रहा था और ये आज की रात है, उसके बाद वो कभी नहीं रोएगा और वो उनसे रिवेंज लेगा जिसने उसे रुलाया है, इसलिए वो जी भर के रोएगा। उसके बाद हमें नॉन को दिखाया जाता है। वो बता रही होती है कि जो रेनाल्ड था वो तो बिल्कुल ही बेकार था, वो भी गायब हो गया बिल्कुल उसकी बेकार सी सिस्टर की तरह। और ये भी बताया जाता है कि वो जो नॉर्म है उसी ने क्यारो के विलेज के लोगों को बंदी बनाया था और परेशान किया था, जिससे उसे पता था कि जो क्यारो है वो जरूर आएगा। फिर नॉर्म ये भी कह रही होती है कि अब उसका अगला प्लान ये है कि वो पूरे विलेज के लोगों को मार देगी, जिन्हें बचाने के लिए क्यारो सामने तो आएगा ही, ये काफी है। और अगर उसे सेफ्टी की जरूरत पड़ी तो सेट शॉट तो है ही, लेकिन उसे बुलेट तो बिल्कुल पसंद नहीं है और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी का सवाल है। और फिर वो मुस्कुराते हुए अपने स्लेव को लाते मार रही होती है, जो कि एंजॉय तो कर रहा होता है वो, क्योंकि वो लात खा रहा होता है। अगर और कुछ होता तो उसमें भी उसे मजा आता। दूसरी तरफ जो कोरिया होती है वो अपनी इंफॉर्मेशन लेकर आती है और वो क्यारो को बताती है जो नॉर्म है वो तुम्हारे विलेज के लोगों को एग्जीक्यूट करवाने वाली है, वो भी कॉलेशियम में, जहाँ पर इन ह्यूमन और मॉन्स्टर की लड़ाई होती है, जहाँ पर लोगों को काफी मजा आता है। वहाँ पर 2 गेट हैं जो कि काफी ज्यादा हैवी मेटल से बने हैं और वहाँ पर 2 बैरियर भी है जिसकी मदद से जो भी मैजिक को यूज करता है उसके मैजिक को नलीफाई किया जाता है उसे। ये सुनने के बाद जो क्यारो होता है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। तो जो कोरिया होती है वो कह रही होती है क्या तुम अपने विलेज के लोगों को बचाओगे? तो जो क्यारो होता है वो कहता है बिल्कुल, इसमें कोई भी शक नहीं है, वो उसके विलेज के लोग हैं। चीजें मुश्किल होने वाली है लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानेगा। और क्यारो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज भी कहता है, मैंने और फ्लेयर ने इसलिए भेस बदला कि इस किंगडम को हम लोग बचाए। जैसा कि तुमने देखा होगा कि इन लोग ने आइस बुल्फ के ऊपर अटैक किया, उसके बाद ये विलेज के मासूम लोगों के ऊपर अटैक किया। इन चीजों की वजह से उसे यहाँ पर एक बात परेशान कर रही होती है, अगर यहाँ पर उसने आगे का मूव
अब नहीं चला तो ये लोग क्या क्या करेंगे इस कंट्री के साथ, वो सोच भी नहीं सकता। यहाँ के विलेज के लोग काफी अच्छे हैं, वो उनके लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल सकता है। तो ये बातें सुनने के बाद जो कोरिया होती है वो कह रही होती है, तुम कितने सही बंदे हो, इस बात पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और वैसे तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ, वो जो नॉर्म है वो अब्रॉड से आ गई है। इन बातों से जो क्यारो होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और दूसरी तरफ जो फ्लेयर होती है उसे भी कुछ महसूस हो रहा होता है। उसके बाद जो कोरिया होती है वो वहाँ से चले जाती है। फिर जो क्यारो होता है वो बताता है कि जो नॉर्म है वो काफी ज्यादा बुरी है, और पिछली लाइफ में जब लोग उसे यूज कर फेंक देते थे तब नॉर्म उसके पास आती थी और उसे कहती थी, तुम्हें ड्रग की तो कोई आदत नहीं है, लेकिन तब भी तुम ड्रग लेते हो और अपनी बॉडी को खराब कर रहे हो, और ऐसा दिखाते हो कि तुम्हें बहुत ज्यादा ड्रग की जरूरत है। ये जो मेरी बहन है ये तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, और इसके लोग तो हद से ज्यादा बेवकूफ है। अब तुम यहाँ पर एक्टिंग करना बंद कर सकते हो, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। इन सब बातों से जो क्यारो होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो जो नॉर्म होती है वो उसे कहती है कि तुम मेरे लिए एक चीज कर सकते हो, मैं तुम्हारे इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगी, तो तुम्हें मेरे लिए वो चीजें करनी होगी। नॉर्म उसे कह रही होती है वो सारी चीजें जो फ्लेयर उसके साथ करती है और वो उसके साथ करता है, और साथ में उसके ऊपर नजर भी रखना होगा तुम्हें। तो जो क्यारो होता है वो पूछता है उसे कि क्या है सारी चीजें, तुम किस चीजों के बारे में बात कर रही हो। तो जो नॉर्म होती है वो उसके पास आती है और हंसते हुए कहती है कि वो सारी चीजें जो तुम करते हो। तो जो क्यारो होता है वो बताता है कि ऐसी ऐसी चीजें होती है। तो जो नॉर्म होती है वो हंसते हुए कहती है, यानी कि मुस्कुराते हुए कहती है कि वो चीजें तुम उसके साथ भी करो। ये तो उससे भी बड़ी वाली निकली। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर क्यारो कह रहा होता है उसने पिछली जिंदगी में उसे बहुत ज्यादा परेशान किया, लेकिन इस जिंदगी में उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, उसे रिवेंज लेना चाहिए। तो वहाँ पर जो क्यारो होता है वो मुस्कुराने लगता है और कहता है, ये भी कोई बात हुई, रिवेंज लेने आया हूँ, काइंडनेस दिखाने नहीं आया हूँ। उसने मेरे विलेज को चोट पहुँचाई है तो कैसे मैं रिवेंज ना लूं। उसके बाद शिनशिप होता है। उसके बाद हमें कोलेस्ट्रम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विलेज के लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए लेके आया होता है। फिर वहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी हो जाती है, वहाँ पर कोलेस्ट्रम पूरा भर जाता है और क्यारो भी अपने लोगों को बचाने के लिए आया होता है, क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी उसके विलेज के लोग हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर जो हेड होता है वो लोगों को भड़काने लगता है और कह रहा होता है जो क्यारो है उसने हमारी प्रिंसेस को यानी फ्लेयर को मार दिया और हमारे लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, और एक दिन आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें एक चीज तो करनी होगी, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है तो हमें इन लोगों को मारना होगा। यही एक रास्ता है जिससे वहाँ के लोग डरे होते हैं और कह रहे होते हैं, यारो तुमने ये सब गलत किया, ये सब की कीमत तुम्हें चुकानी होगी, इन लोगों को मरना होगा, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे होते हैं। और जो हेड होता है वो क्यारो को निकालने के लिए विलेज के जो लोग होते हैं उन्हें क्या क्या कह देता है, वो डेविल्स के बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा बुरे हैं, वो बैड लक लाएंगे और सारे विलेज के लोगों को इनसे खतरा है। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी जो क्यारो होता है वो सामने नहीं आता है, और जो हेड होता है वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। वो और कुछ नहीं कहता, सीधा कह देता है कि एग्जीक्यूट कर दो इनको, और वो ऑर्डर दे देता है। तभी जो क्यारो होता है वो अपना हुडी उतारता है और सामने आता है और कहता है कि लो मैं आ गया, और सब यहाँ पर हैरान हो रहे होते हैं। और हेड भी कह रहा होता है फाइनली तुम आ गए। क्यारो बाहर आ जाता है और जो कोलिसियम के लोग होते हैं वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, आखिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और जो उसके लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और कुछ तो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और किसी को तो कोई उम्मीद ही नहीं होती है। दूसरी तरफ जो हेड होता है वो लोगों को भड़का रहा होता है, लो आ गया अब हम इसे मार देंगे। तब वो लोगों को भी भड़का रहा होता है और क्यारो को कह रहा होता है कि तुम सरेंडर कर दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये लोगों को देख रहे हो हम इन्हें मार देंगे। फिर जो क्यारो होता है वो सामने वाले लोगों का स्टैक चेक करने लगता है। फिर जो हेड होता है वो क्यारो को कह रहा होता है तू अपने करंट लेवल से मेरे को मार देगा, ये तो नामुमकिन है। और तभी क्यारो के ऊपर दो सोल्जर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए जो क्यारो होता है वो अपनी वन टच एबिलिटी को यूज करता है। वो दोनों सोल्जर को छूता है जिससे वो ब्लास्ट हो जाते हैं। ये देखने के बाद जो कोलेस्ट्रम के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और काफी ज्यादा डर भी गए होते हैं। उसके बाद जो हेड होता है वो कह रहा होता है अगर तूने अगली चाल फिर चली तो मैं इन लोगों को मार दूंगा, तो थोड़ा दूर रह। और क्यारो कह रहा होता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हिलूंगा और आगे भी बढ़ूंगा। उसे देखते हुए चार सोल्जर उसे घेर लेते हैं, लेकिन जो क्यारो होता है वो तो आगे बढ़ रहा होता है और उन्हें ब्लास्ट कर देता है और कहता है मैं तो आगे बढ़ूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे नहीं रोक पाओगे। तो जो हेड होता है वो कुछ विलेजर को मार देता है और क्यारो को कह रहा होता है तुम्हारे आगे बढ़ने की कीमत इन लोग ने चुका दी। क्यारो कहने लगता है कौन सी कीमत, मैंने तो
तुमसे कुछ लिया भी नहीं, तुमने उन्हें मार दिया, वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब तुमने मेरे विलेज वालों को नुकसान पहुंचा ही दिया है, तो मैं बदला लेने से पीछे हट कैसे सकता हूँ? तुम तो गए अब काम से। और जो हेड होता है ये सब सुनने के बाद वो और भी विलेज के लोगों को मार देता है। ये देखने के बाद जो क्यारो होता है वो हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुमने मेरे विलेज वालों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, अब मेरी बारी है तुमसे रिवेंज लेने की, अब तुम यहाँ से बचकर जा नहीं सकते। तो जो हेड होता है रॉयल गार्ड का, वो अपने सोल्जर को कहता है कि जो बैरियर है उसको एक्टिवेट कर दो, क्योंकि वो क्यारो से काफी ज्यादा डर गया होता है। दूसरी तरफ जो क्यारो होता है वो भी काफी ज्यादा हंस रहा होता है, आखिर तुमने ये इरादा बना ही लिया, अब मैं यहाँ पर मैजिक तो यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी चीज होगी जिस पर तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और फिर जो बैरियर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हेड होता है और उसके जो सोल्जर होते हैं उन्होंने जो बैच पहना होता है उसकी वजह से उनकी जो एनर्जी है वो ड्रेन होने लगती है और वो बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहे होते हैं। इसकी वजह से जो क्यारो होता है वो काफी ज्यादा जोड़कर हंस रहा होता है। और ये जो बैरियर है इसमें चेंजेस और कोई नहीं, हमारी चेतना और फ्लेयर ने किया होता है। उसके बाद जो क्यारो होता है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है, वो पूरे सोल्जरों को मारते चले जाता है और उसके टच करने की वजह से जो सोल्जर फटते हैं उनका जो ब्लड आसमान में चले जाता है और बारिश की तरह बरसता है, जिससे वो भी पूरा खून हो जाता है। ये देखने के बाद जो हेड होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और परेशान भी हो रहा होता है। दूसरी तरफ जो विलेज के लोग बैठे होते हैं वहाँ पर वो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो वहाँ पर उल्टी करने लगते हैं ये सब देखकर। फिर जो हेड होता है वो बाकी सोल्जरों को कहता है कि अपने ब्रेसलेट को निकाल दो और वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, जिसकी वजह से वो क्यारो पर अटैक कर पाएंगे, क्योंकि वो अब मैजिक यूज नहीं कर सकता और वो बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गया होगा। तो जो क्यारो होता है वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी गलतफहमी है, प्रैप तुम यहाँ पर हुए हो न कि मैं तो अपना मैजिक यूज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जो हेड होता है वो सोल्जरों को कहता है कि अगर ये आगे बढ़े तो इसके विलेज के लोगों को मार देना। तो जो क्यारो होता है ये सुनने के बाद कहता है अगर किसी ने भी एक कदम बढ़ाया तो सोच लो उसका अंजाम क्या होगा, तुमने पीछे तो शो दे के लिया होगा, अगर तुम पीछे मुड़े तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और ये सुनने के बाद जो सोल्जर होते हैं वो काफी ज्यादा डर गए होते हैं, वो कोई भी अटैक या कोई भी मूव नहीं चलना चाहते हैं अब। फिर जो क्यारो होता है वो अपने विलेज के लोगों का स्टेज चेक करने लगता है, वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं और साथ में उसे पता चलता है कि उन्हें पॉइजन दिया गया है, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो हेड को चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारा शुरू से यही प्लान था, तुम तो बस यहाँ पर दिखावा करने आए थे कि मैं आ जाऊंगा सामने और तुम मेरे विलेज के लोगों को छोड़ दोगे। अगर तुम उन्हें छोड़ भी देते और मैं सरेंडर कर भी देता तो भी वो मर जाते। तो जो हेड होता है वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उसे शुरू से ही कुछ नहीं पता था। ये जो विलेजर्स वहाँ पर बैठे हैं उन्हें कह दिया गया था कि ये जो एग्जीक्यूट करने के लिए लाए गए हैं इनकी वजह से उनकी जान को भी खतरा है, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा होता। वहाँ पर फ्लेयर की बहुत बड़ी सीनरी आती है जिसे देखने के बाद सब वहाँ पर हैरान हो रहे होते हैं और जो हेड होता है वो कह रहा होता है कि इस पर विश्वास मत करना, ये बिल्कुल एक दिखावा है, ये तुम्हें बस फंसाना चाहते हैं, ये प्रिंसेस की होलोग्राम दिखाकर अपने बस में तुम्हें करना चाहते हैं। तो जो फ्लेयर होती है वो सारी सच बातें बताने लगती है कि कैसे ये इनह्यूमंस को पकड़ते हैं, उन पर अटैक करते हैं और उन्हें स्लेव बनाकर बेच देते हैं। और उसने बताया कि जो रिकवरी हीरो था उसने उसकी जान बचाई और वो इस किंगडम को भी सुधारने के लिए लगा हुआ है, उसने इनह्यूमन के लोगों को भी बचाया और वो उसके साथ मिलकर इस किंगडम को सुधारने में भी लगा हुआ है। सारी बातें वहाँ पर जितने भी बैठे होते हैं लोग वो सुन रहे होते हैं और जो हेड होता है वो कह रहा होता है कि इन सब बातों पर बिलीव मत करो, ये सब झूठ है। लोग काफी ज्यादा वहाँ पर कंफ्यूज हो गए होते हैं, तो इसलिए जो फ्लेयर होती है वो गाना गाने लगती है। ये सुनने के बाद जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और फ्लेयर के गाना गाने की वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा एस्टेरॉइड आता है। वो एस्टेरॉइड देखने के बाद वहाँ पर जो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये फ्लेयर है और जो फ्लेयर होती है वो उन्हें कह रही होती है वो प्रिंसेस वाली लाइफ नहीं जीना चाहती है, वो रिकवरी बॉय के साथ एक एडवेंचर पर निकली है, इस किंगडम को सुधारना चाहती है। क्या तुम लोग उसकी मदद करोगे, क्योंकि वो अकेले यहाँ पर इस किंगडम को नहीं सुधार सकती, तो उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी तरफ जो क्यारो होता है वो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। फ्लेयर ये भी कहती है अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे तो हम इस किंगडम की पीस को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, अगर यहाँ की पीस बिगड़ती है तो हर जगह की पीस बिगड़ने लगेगी। और ये बातें सुनने के बाद जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा मोटिवेट फील करते हैं और जो क्यारो होता है वो कह रहा होता है कि काफी कमाल की बातें की तुमने, अपनी बातों से विलेजर को अपनी जाल में फंसा लिया। और जो विलेजर होते हैं वो उसकी बातों में आ ही जाते हैं और सारे सोल्जरों पर अटैक कर देते हैं। उसके
उसके कुछ देर बाद क्यारो और उसकी टीम एक जगह पर पहुंचते हैं और वो पूरे विलेज में बस एक बच्चे को ही बचा पाते हैं। और वो कह रहा होता है कि उसे पता है कि उसे और भी लोगों को बचाना था, लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उन लोगों को पॉइजन दे दिया गया था और उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो उस पॉइजन का क्योर निकाल पाए और उन्हें ठीक कर पाए। और उसे पता था कि ये पॉइजन किसने दिया है। तभी वहाँ पर मर्चेंट आता है और क्यारो उसको बुलाया होता है क्योंकि इस बच्चे का देखभाल वो ही कर सकता है। और जो मर्चेंट होता है वो उसे कह रहा होता है, हम तुम्हारे खिलाफ गए तब भी तुम हमें बचाना चाहते हो और तुम हमारी मदद करना चाहते हो। क्यारो होता वो कहता है कि तुम मेरे मोहरा हो जो कभी भी काम आ सकता है। तुम ये बच्चा देख रहे हो, तुम्हें इसकी देखभाल करनी है। और वो कुछ गोल्ड पॉइंट उसे दे देता है और कहता है कि जब ये जागेगा तो मेरे को हेट करेगा, तो इसे हेट करने देना और बड़े होने देना। इसकी हेट को बिल्कुल भी कम मत होने देना क्योंकि ये इससे बहुत ज्यादा ताकतवर बनेगा। फिर वहाँ पर कोरिया आती है और वो क्यारो को इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। उसे बताती है कि जो बानिका नाम की जगह है वहाँ पर सोल्जर का बैच जा रहा है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि हमें दूसरी तरफ से जाना था, लेकिन अब उसने प्लान बदल लिया है, वो भी वहीं जाएगा जहाँ पर वो सोल्जर का बैच जा रहा है। तो जो कोरिया होती है वो बताती है कि उसकी जो कमांडर वो नॉर्म है। तो ये सुनने के बाद जो क्यारो होता है वो कहता है कि बिल्कुल अच्छी बात है, वो वहीं जाएगा। तो जो कोरिया होती है वो घबरा जाती है और उसे कह रही होती है कि नॉर्म जा रही है, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा होगा। क्यारो होता है वो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत अच्छे प्लान्स हैं। तो उसके बाद जो कोरिया होती है वो क्यारो को किस करती है और वो लोग निकल पड़ते हैं नॉर्म के पीछे। और जो क्यारो होता है वो सोच रहा होता है बरहनी का नॉर्म उधर क्यों जा रही है, उसकी जो पिछली जिंदगी थी उसमें तो नॉर्म नहीं गई थी उधर, ये तो उसके लिए टोटली सरप्राइज होगा, आगे का उसे कुछ भी नहीं पता होगा, वो बस चला जा रहा है, आगे जो भी होगा वो काफी दिलचस्प होगा। तो जो पीछे से फ्लेयर होती है वो उससे पूछती है कि ये बुरियानी का कैसी जगह है। तो जो क्यारो होता है वो उसे बताता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर और इंसान एक साथ रहते हैं। तो फ्लेयर कहती है कि ये ज्यादा डेंजरस नहीं होगा हमारे लिए। तो क्यारो कहता है ऐसा नहीं है, लोग उसके बारे में अफवाह फैलाते हैं कि ये लोग डेंजरस हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग काफी ज्यादा ताकतवर मैजिक को यूज कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मॉन्स्टर कहा जाता है और उन्हें जो कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें डीमन कहा जाता है। ये सब बातें सुनने के बाद जो सेना होती है वो कह रही होती है जो डेमी ह्यूमंस को कंट्रोल करने लगते हैं, यानी कि जो इंसान होते हैं वो तो डीमंस हुए ना। तो जो क्यारो होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा सेना। फिर जो फ्लेयर होती है वो पूछती है क्यारो से कि हम वहाँ पर जा क्यों रहे हैं, वहाँ पर तो सेना का बैच भी है जिससे हमें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि उसे डीमन किंग से मिलना है, उससे पिछला हिसाब बाकी है। दूसरी तरफ हमें नॉन को दिखाया जाता है जो कि बैठी होती है और काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है अपने सोल्जरों पर और उसने कह रही होती है कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम लोग को एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ तुमसे, एक रिकवरी हीरो ही तो मांगा था वो भी नहीं पकड़ पाए तुम लोग। फिर वहाँ पर एक बंदा होता है वो कहता है कि फ्लेयर को पकड़ने का एक प्लान है। फिर हमें नॉर्म का प्लान पता चलता है, वो वहाँ पर हंटिंग गेम को अरेंजमेंट करवाएगी, वो रहने का मैं एक मॉन्स्टर गेम करवाने चाहती है जिससे वो क्यारो को अट्रैक्ट करेगी और वो उसके चाल में फंस जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मॉन्स्टर गेम स्टार्ट होगा वहाँ के लोगों को भी खतरा होने लगेगा, वहाँ के आसपास के लोगों को मार दिया जाएगा और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, किंगडम के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन वो उस पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। और इसी बीच वो अपने जो स्लेव है उसको परेशान कर रही होती है, उसे मार रही होती है, लेकिन वो भी इंजॉय कर रहा होता है और वो मन में कह रही होती है कि उसे जितना आसान लगा था वो हीरो ऑफ रिकवरी को पकड़ लेगी, लेकिन उतना आसान लगा नहीं क्योंकि पिछली बार उसने जब उसको देखा था तो वो तो एक ट्रैश लग रहा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा ही स्मार्ट हो गया है जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है। फिर उसके बाद उन लोगों का गेम शुरू हो जाता है जहाँ पर जो फ्लेयर होती है पिछली जिंदगी में वो बस अपने बारे में सोच रही होती थी, लेकिन अब जो क्यारो है वो कहता है कि अब फ्लेयर उसको पसंद करती है, ये काफी अच्छी बात है, लेकिन वो उसके लिए एक खिलौना है, उसकी पसंद तो सेतना है। और गेम खत्म होने के बाद वो अगली सिटी में निकलेगा और वो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है।
और वो कह रहा होता है कि अगली सिटी में अगले लेवल का मजा आएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ईव को दिखाया जाता है जो कि फ्यूचर में डीमन किंग बनने वाली है और वो एक जगह पर बैठी होती है और काफी ज्यादा उदास होती है। तभी उसके पास एक डार्क बॉल आता है जिसे वो टच करती है और पता नहीं क्या होता है, लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कियारो को दिखाया जाता है जो कि फ्लेयर के वेपन को ठीक कर रहा होता है क्योंकि उसकी जो पावर है उसको ये स्टिक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए वो कुछ डिफाइंड ऑर्नामेंट के बारे में बताता है, इन्हें बस हीरोज यूज कर सकते हैं और वो इतना कैपेबल होता है कि वो उनकी पावर को बड़े आसानी से संभाल सकता है। इसी यूज करने के लिए एक हीरो को उसके ऊपर यानी कि जेम स्टोन के ऊपर हाथ रखना होता है और ये ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक स्पेशल स्टोन होता है जो कि पूरे किंगडम में 3 तरह के होते हैं। पिछली जिंदगी में उसने एक भी जेम स्टोन नहीं देखा, क्या वो इस जिंदगी में देख पाएगा एक भी स्टोन? अगर उसे मिलता भी है तो वो उसे ऑब्टेन करेगा और उसके बाद वो कैसा होगा ये तो देखने लायक होगा और वो उसका इंतजार कर रहा है कि आखिर कब वो जेम स्टोन उसके हाथ लग जाए। लेकिन इससे पहले तो मुझे अपना बदला लेना है बुलेट और ब्लेड से। उसके बाद वो बुरानी का किंगडम पहुंच जाता है। वो लोग सिटी में घूमते हैं और देखते हैं कि जो डीमंस है वो ह्यूमंस के साथ बड़े आराम से रह रहे होते हैं। ये देखने के बाद जो क्यारो और उसके साथी होते हैं यानी कि फ्लेयर और सेतना काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो जो क्यारो होता है वो बताता है इनका इतिहास ऐसा है कि इनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी, इसलिए इनका जो किंगडम है इन्हें अबैंडन कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये बुरानी का सिटी है, यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं डीमंस या ह्यूमंस दोनों एक साथ रहते हैं और ये पता नहीं इनमें ऐसा कैसे हुआ और ये 20 साल पुरानी बातें हैं और ये एक तरह से सीक्रेट है। इन सब के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो किसी के साथ टेबल शेयर कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक ह्यूमन और एक डीमन होता है जो कि काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। ये सब देखने के बाद जो फ्लेयर होती है वो उन्हें ड्रिंक सर्व करती है और वो लोग भी उनसे दोस्ती कर लेते हैं। ये देखने के बाद वो सब खुश होते हैं। तो जो फ्लेयर होती है वो उनसे पूछ रही होती है यहाँ पर बहुत सारे इंसान रहते हैं और कई प्रकार के डीमंस भी रहते हैं, उनके बीच में कई ज्यादा दुश्मनी भी हो सकती है और एक तरह से लड़ाई भी हो सकती है। अगर इनके बीच में लड़ाई हो भी जाती है तो इनकी सुलह कौन कराएगा, यहाँ का डीमन लॉर्ड कौन है? वो उनसे ये सवाल पूछ रही होती है। फिर वो जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हमें भी नहीं पता डीमन लॉर्ड कौन है। साथ में वो उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि कह रहे होते हैं कि वो जो भी है उसके बड़े बड़े सिंग होंगे या तो फिर वो छुटकी होगी या तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक होगी जिससे सब लोग डरते हैं और वो बाहर नहीं आती है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि वो खतरनाक तो नहीं होगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगी और क्यूट भी होगी, कहीं वो मेरे बगल में तो नहीं बैठी है। वो इशारा करने लगता है यही है तुम्हारी डीमन लॉर्ड। फिर वो जो दोनों बंदे होते हैं वो बहुत जोड़ के हंसने लगते हैं, क्या बढ़िया मजाक किया तुमने। ये सुनने के बाद जो ईव होती है वो भी कह रही होती है कि ऐसा भद्दा मजाक मेरे साथ मत करो, मेरी हालत देख रहे हो मैं कितनी गरीब हूँ, मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती खाना, वो तो ले दे के एक ड्रिंक मिली है मुझे और तुम कह रहे हो कि मैं डीमन किंग बनूंगी, ये तो बिल्कुल बेकार सी बातें की तुमने। उसके बाद जो क्यारो होता है वो ईव को कह रहा होता है कि तुमने हमें ज्वाइन किया है तो हमारे साथ खाना भी खाओ। तो जो ईव होती है वो कह रही होती है कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये बात सुनने के बाद जो फ्लेयर और सेतना होती है उसे कह रही होती है कि तुमने अभी कहा तुम्हारे पास खाने के बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्या ड्रिंक में तुम्हारा पेट भर जाएगा? तो जो ईव होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं खाना चाहती। फिर फ्लेयर और सेतना उसे फिर चिल्लाने लगते हैं और जल्दी से खाओ। फिर वो मान जाती है। उसके बाद जो क्यारो होता है वो उसे बता रहा होता है कि उसने किस डीमन लॉर्ड को देखा था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा छोटी थी और बहुत ज्यादा क्यूट थी, वो ज्यादा लंबी भी नहीं थी, उसके बाल वाइट थे और देखने में वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ये बात सुनने के बाद जो ईव होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और वहाँ पर एक डीमन बैठा होता है जो उनके साथ पार्टी कर रहा होता है। वो कहता है कि ऐसे डीमन किंग के बारे में बिल्कुल भी बातें मत करो वरना तुम्हें भारी भी पड़ सकता है। वो जो करेंट डीमन किंग है वो ब्लैक बीन टाइप से है जो कि अपने टाइप में बहुत ज्यादा खास है, इसलिए उसने अपने वहाँ पे लोगों को आदेश दिया है कि उसके टाइप के जो भी दिखे उसे मार दो या फिर उसके पास ले आओ, उसे बहुत ज्यादा अच्छा इनाम मिलेगा। इसका मतलब है कि जिंदा या मुर्दा। तो जो क्यारो होता है वो पूछता है अगर वो यहाँ पर आ गई तो जो वो सामने वाला बंदा होता है वो कहता है कि उसे पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी फाइट हो जाएगी
उसके बाद जो ईव होती है उसका खाना हो जाता है। वो क्यारो को शुक्रिया कह रही होती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी क्यारो उसे रोकता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मुझसे ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करो, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो मुझसे दूर ही रहो। अभी जो क्यारो होता है वो उसे कहता है कि एक बड़ा सा अटैक आने वाला है, उससे बचने की कोशिश करो। तभी वहाँ पर फ्लेयर होती है, वो अपनी शील्ड निकाल लेती है और सेतना भी उसके साथ तैयार होती है। दूसरी तरफ जो ईव होती है वो भी अपनी शील्ड को निकाल लेती है। वहाँ पर एक बड़ा सा फायर अटैक आ गया होता है। क्यारो देखता है कि जो ईव है उसने अपनी जो शील्ड एक्टिवेट की है वो तो काफी ज्यादा ताकतवर होती है। दूसरी तरफ जो फ्लेयर और सेतना ने शील्ड एक्टिवेट की है उसे संभालने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही होती है। इससे पता चलता है कि ये जो डीमन किंग है यानी कि फ्यूचर डीमन किंग बहुत ज्यादा पोटेंशियल के साथ है। तभी वो देखता है कि जो ईव है उसके पैर में एक पैरालाइज एरो पड़ गया है और जो हमें दो लिज़ार्ड मैन दिखाए थे वो ईव के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी जो क्यारो होता है वो कहता है कि हम लोग एक हीरो की तरह है, तो तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो बोलो हाँ। तो जो ईव होती है पहले तो वो झिझक रही होती है, लेकिन वो बेहोश होने से पहले हाँ तो बोल ही देती है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि ये हुई ना बात। फिर क्यारो उस लिज़र्ड मैन के सामने आता है और उसे कहता है कि अब ये जो ईव है ये हमारी प्रोटेक्शन में है। तो जो लिज़र्ड मैन होता है वो कहता है कि तुम हो ही तो एक इंसान, आखिर मेरा क्या बिगाड़ लोगे। और वो अटैक कर देता है क्यारो के ऊपर, उसके ऊपर एक और क्यारो उसे डॉज करता है और उसे टच भी कर देता है, जिससे वो 1 सेकंड में मर जाता है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट के एक साइड में बड़ा सा क्रैक करते हैं और वहाँ से ईव को लेके भाग जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जो क्यारो होता है वो सेतना और फ्लेयर को कहता है कि मुझे ईव से अकेले में बात करनी है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो ईव होती है उससे पूछती है कि तुम इतना कुछ कैसे जानते हो और तुम्हारा फ्यूचर गोल क्या है। तो जो क्यारो होता है वो उसे बताता है वो एक डीमन किंग से मिला था जिसके बाल सफेद थे और उसकी छोटी सी आंख थी और उसके सिंग भी थे और वो तुम्हारी तरह क्यूट थी। जिसे सुनने के बाद जो ईव होती है वो थोड़ा शॉक होती है और कह रही होती है मन में कि ये तो उससे मिला है, यानी कि 30 साल पहले जो डीमन किंग थी मेरी रेस में। लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसकी एज 30 साल हो सकती है। तो जो क्यारो होता है वो उसका जवाब देते हुए कहता है कि मैं पास्ट में नहीं फ्यूचर में मिला था। वो अपनी आंखों का यूज करता है और उसे दिखाता है कि तुम 4 साल बाद डीमन किंग बन जाओगी और वो वहाँ पर वो तुमसे मिलेगा। ये देखने के बाद जो ईव होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो रही होती है, उसे बिल्कुल भरोसा भी नहीं हो रहा होता है। आखिर ये तो इंसान है, डीमन में भी ऐसी पावर बिल्कुल नहीं होती, तो मैं इसका भरोसा क्यों करूँ। तभी जो क्यारो होता है वो अपनी पावर के बारे में बताता है और वो बताता है कि वो हीरो है और अपना सिंबल भी दिखाता है हाथ का, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि ये तो एक हीरो है। और जो ईव होती है उससे दूर होती है और उड़ जाती है और कह रही होती है कहीं ये मुझे थोड़ा देर में मार ना दे। फिर जो क्यारो होता है वो उसे रोकता है और उसका जो रियल नेम होता है वो कहता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाती। और क्यारो उसे बताता है कि तुम्हारे पास है लाइट मैजिक, डार्क मैजिक और समरिंग मैजिक, ये सारी चीजें तुम में है और इसे पता चलता है कि तुम में वो पोटेंशियल है डीमन किंग बनने का। तो अब तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास हो रहा होगा। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, अब नीचे आओ और मेरी बातें सुनो। मेरा प्लान है कि मैं डीमन किंग को खत्म कर दूं। मेरी दुश्मनी बस डीमन किंग से है और बाकी जो डीमन है उनसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैं उनके साथ बिल्कुल आराम से रहूंगा। तो तुम क्या कहती हो ईव? वही बार हमें बताया जाता है जो करेंट डीमन किंग है वो ब्लैक बीन ट्राइब से बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि उसके सामने उसकी शक्तियाँ यानी कि पावर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसलिए उसने आदेश दिया है कि इन ट्राइब वालों को सब मार दो। तो यही बात है कि यहाँ पर जो मेन रोल प्ले करने वाली है वो ईव है। क्यारो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ही डीमन किंग बनो और तुम मेरी काफी ज्यादा मदद कर सकोगी, और जब तक तुम डीमन किंग बन नहीं चाहती तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें एक भी खरोच नहीं आने दूंगा। तो जो ईव होती है वो कह रही होती है, शुक्रिया तुमने अभी तक जो भी मेरे लिए किया, लेकिन मैं एक हीरो पर डिपेंड नहीं रह सकती। मैं उस पर भरोसा करूं और अपनी जिंदगी को उसके ऊपर छोड़ दूं, ये तो नामुमकिन है। क्यारो होता है वो कहता है कि अभी जो हुआ उसमें तुम तो आगे जीने भी नहीं वाली थी, अभी तुम मर जाती। अगर वो तुम्हारी मदद के लिए नहीं आता तो तुम आगे की जिंदगी नहीं देख पाती। तुम एक छोटी सी लड़की हो और तुम में इतना पोटेंशियल नहीं है कि तुम अपनी रक्षा कर पाओ। क्या तुमने इतने दोस्त बनाए कि वो तुम्हारी मदद के लिए आगे आए? तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जो लोग थे उन्हें डीमन किंग ने मरवा दिया है, जिसकी वजह से तुम काफी ज्यादा गुस्से में हो और उसे बदला भी लेना चाहती होगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, इस डीमन किंग को हम मार देंगे और मैं तुम्हारी पूरी प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन करूंगा जब तक तुम डीमन किंग बन नहीं जाती। तो क्या कहती हो, मेरी बातें मंजूर है तुम्हें? और लास्ट में क्यारो ये भी कहता है मैं तुम्हारे साथियों के बदले में भी मदद करूंगा, तुम्हारी प्रोटेक्शन भी करूंगा जब तक तुम डीमन किंग नहीं बन जाती। बदले में वो बस ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है, वो बस थोड़ी सी मदद चाहता है जब तुम डीमन किंग बन जाओ, और वो तुम्हें ऐसे मुकाम पर पहुंचा देगा कि तुम्हारी जो भी मर्जी या विश है वो पूरी हो जाएगी। तो जो ईव होती है वो थोड़ा सा डाउट कर रही होती है, वो उससे पूछ रही होती है तुम इतना सब कुछ मेरे लिए करोगे, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है इन सब के पीछे? तुम मेरे रिवेंज से इतना खुश हो जाओगे, ये तो मैं नहीं मानती। अब तुम बता सकते हो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा रियल गोल। तो जो क्यारो होता है वो कहता है ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें, जो डीमन किंग है मुझे उसका हार्ट चाहिए। इस बात से जो ईव होती है वो घबरा जाती है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारा नहीं बल्कि करेंट डीमन किंग का हार्ट चाहिए। तो जो ईव होती है वो कहती है कि मुझे कुछ टाइम दो, ये मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे क्या करना है। उसी के बाद जो ईव होती है वो वापस सो जाती है, और जब वो आंखें खोलती है तो वो सामने कुछ ऐसा देखती है जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। जो क्यारो होता है वो सेतना के साथ खेल रहा होता है और उस गेम का नाम होता है लूडो। ये देखने के बाद जो ईव होती है वो कह रही होती है अगर मैं इसकी टीम में आ गई तो ये भी मुझे अपना प्लेयर बना लेगा। तो वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है। तो जो क्यारो होता है वो कह रहा होता है उसे कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम आ जाना। पर वो किसी को यहाँ पर फोर्स नहीं करता और वो उसे चिढ़ा रहा होता है कि ये सब तो बड़ी बच्ची लोग करते हैं, तुम तो एक छोटी सी बच्ची हो, अगर तुम सच में बड़ी बच्ची बन गई हो तो तुम भी ये करना चाहती होगी। इन बातों से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि अगर तुम बड़ी हो गई हो तो ठीक है, तो उसके लिए तुम प्रूव करके बताओ। तो जो ईव होती है वो काफी ज्यादा शौक होती है और उसका जो चेहरा है लाल हो गया होता है, जैसा कि तुम देख सकते हो। जो क्यारो होता है वो ईव को अपने पास खींच लेता है और वो भी उसके साथ गेम खेलना चाहता है, लेकिन जो ईव होती है वो बहुत ज्यादा डर गई होती है और कहती है कि मैं अभी बच्ची ही हूँ, और वो मान लेती है। उसके बाद उन लोग डिनर यानी कि लंच कर रहे होते हैं और वहाँ पर जो ईव होती है वो क्यारो से पूछ रही होती है कि तुम अच्छे इंसान हो या बुरे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा कि तुम बिल्कुल बेकार हो। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि ऐसा क्यों लगा तुम्हें, ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो करते हैं। तो जो वहाँ पर फ्लेयर और सेतना होती है वो भी कह रही होती है ये चीजें तो नॉर्मल है और ये बहुत अच्छे इंसान है। क्यारो ये भी कह रहा होता है कि वो जस्टिस को डिफेंड करता है और वो किसी को फोर्स नहीं करता है, जो अच्छा है अच्छा करता है और बुरा है तो उसके साथ बुरा करता है, उससे ज्यादा अच्छा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो जो ईव होती है वो कह रही होती है कोई बंदा अपनी इतनी तारीफ करे तो भला वो कैसे अच्छा हो सकता है इतना। फिर क्यारो उसका मतलब समझाता है कि अपने आप को एक अच्छा इंसान बोलने से एक बंदा काफी ज्यादा अच्छा इंसान बन जाता है, तो तुम भी मेरी बातों को फॉलो करो। और जो ईव होती है वो कह रही होती है कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, तुम ये सब बोलोगे तो मैं समझ लूंगी कि तुम अच्छे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो क्यारो होता है उसे बोलता है कि तुम बकवास बहुत ज्यादा करती हो, तुम्हें भूख नहीं लगी, जल्दी से अपना खाना खत्म करो क्योंकि ये सबसे सेकंड बेस्ट चीज है। तो जो ईव होती है उस पर भी सवाल पूछती है कि सेकंड, तो पहली क्या चीज है ये बताओ। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि लूडो खेलना, जिसमें उसे 4 लोगों की जरूरत पड़ती है और हमारे यहाँ पे इनफ मेंबर्स हैं। ये सुनने के बाद जो ईव होती है ठीक है जैसा तुमने कहा, फिर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बताने लगती है कि इतने शांति से इतना जबरदस्त खाना उसने कभी भी नहीं खाया। क्यारो उसे कहता है अब तुम हमें ज्वाइन कर लो और हर रोज शांति से बैठकर खाओ और तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन भी मिलेगी, साथ में डीमन किंग भी बनोगी तुम। तो जो ईव होती है वो कहती है कि तुम्हारी बातें तो बहुत सही है, और क्यारो उसे कहता है कि बोलो मत, तुम्हें उससे अपना बदला भी लेना है और डरो मत, हमारे साथ ये दोनों भी हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो ईव होती है वो कहती है कि तुम्हें डीमन किंग का हार्ट चाहिए यानी कि फिलोसोफर स्टोन। तो जो क्यारो होता है वो कहता है हाँ उसे चाहिए, और जब तुम डीमन किंग बन जाओगी तो तुम इंसानों और डीमन के बीच में बातें कर सकती होगी, उनकी बातों को सुनोगी और समझोगी और उन्हें सॉल्व भी कर पाओगी, ये बहुत अच्छी बात होगी। और जो ईव होती है वो कहती है कि आखिर
मैं ही क्यों, तुमने मुझे ही क्यों चुना है, कहीं तुम्हारा इरादा ये तो नहीं है कि तुम मेरी बॉडी को हथियाना चाहते हो। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, उसकी दो प्रीशियस दोस्त है उसके पास, फ्लेयर और चेतना। उसने तुम्हें इसलिए चुना कि वो ये इंसानों और डीमन की ये जो बेकार की लड़ाई है वो उससे बिल्कुल तंग आ गया है, वो इसे खत्म करना चाहता है। और वो तुम में ये बात तो है, और तुमने कहा तुम्हारी बॉडी वो तो है, पर ऐसा वो बिल्कुल किसी के सामने नहीं करता, तो तुम्हें सोचना चाहिए। तो ये सुनने के बाद जो ईव होती है उसका चेहरा लाल हो गया होता है और वो कह रही होती है कि मैं तुम्हारे टीम में बिल्कुल ज्वाइन करूंगी। और वो फिर नखरे दिखाते हुए कह रही होती है कि अगर वो दोनों मेरे सामने आए होते तो मैं उन्हें तुरंत ही हरा देती। ये तो उन लोग ने पीछे से अटैक किया जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो गई। वो दिखती भले कमजोर है लेकिन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो जो क्यारो होता वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो इतने प्रोफेशनल नहीं थे, अगर प्रोफेशनल होते भी तो तुम वहाँ पर टिक पाती, ऐसा मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता। उसकी बातों से जो ईव होती है वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। उसके बाद जो क्यारो होता है वो जो डीमन होता है जिसपे वो बैठता है और घूमता है उसे साफ करने लगता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम किस तरह के डीमन को कंट्रोल कर सकती हो। तो जो वो ईव होती है वो बताती है कि वो कोई डीमन को कंट्रोल नहीं कर सकती बल्कि वो एक गॉड को कंट्रोल कर सकती है। ये सुनने के बाद जो क्यारो होता है वो कहता है कि इंटरेस्टिंग, तो बताओ कि वो गॉड कौन है। द डिवाइन बॉन्ड ऑफ फैटल डिजीज उसका एक बड़ा सा नाम होता है, ये तो देखने में पता चलेगा कि कैसा होता है। ये सुनने के बाद जो क्यारो होता है वो हिस्ट्री के एक पहलू को निकालता है और बताता है कि एक ऐसा डिवाइन मॉन्स्टर था जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था और पूरी दुनिया में एक ऐसी डिजीज फैल गई थी जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे थे और वहाँ पर उस डिवाइन गॉड ने उनकी मदद की थी। और एक ऐसा भी गॉड है जिसने पूरे इलाके में अपनी पूरी डिजीज को फैला दिया और मार दिया। तो दोनों में काफी ज्यादा अंतर है, इसलिए वो इंटरेस्टेड है, उसे वो गॉड चाहिए। तो जो ईव होती है वो कहती है तुम पागल तो नहीं हो गए हो, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो जो क्यारो होता वो कहता है कि इससे मेरी जान चली जाएगी, ये क्या बात बोल रही हो। जो डेमन किंग है वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमें सोल्जर चाहिए और एक गॉड, ये तो हमारे नसीब में है कि हम उसे कंट्रोल करेंगे, हम लोगों को बुलाएंगे और उसे पकड़वाएंगे क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत है, हम ऐसे वैसे को नहीं डेमन किंग को मारने जा रहे हैं। फिर जो ईव होती है वो कहती है कि उसके पास डिसीजेस वाली शक्तियां हैं, तब हम क्या करेंगे, तब तो मारे जाएंगे। तो जो क्यारो होता है वो हंसते हुए कहता है कि तो भूलो मत, मैं एक हीलर हूँ और मैं किसी भी डिसीज का एंटीडोट बना सकता हूँ, वो भी बड़े आराम से, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। वहीं पर जो ईव होती है वो कहती है कि इसके लिए एक कंडीशन है, हमें पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगाना होगा। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल करेंगे ये चीजें। पहले तो वो कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहता है और वो वहाँ पर भेस बदल लेता है जिसमें चेतना और जो फ्लेयर होती है उसके पास चिपक जाती है। ये देखने के बाद जो ईव होती है वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और वो सोच रही होती है कि इस बंदे का रियल चेहरा कैसा होगा, वो देखना चाहती है। दूसरी तरफ जो क्यारो के साथ फ्लेयर और चेतना होती है वो कहती है कि अगर तुम इनका रियल चेहरा देखोगी वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो ईव भी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और उसका इरादा भी होता है कि वो देखना चाहती है उसका चेहरा। उसके बाद जो क्यारो होता है वो सिटी की तरफ घूमने निकल जाता है और कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, लेकिन वहाँ पर लिजेंड मैन आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो डॉज करता है और उन्हें कहता है कि जिसे तुम ढूंढना चाहते हो वो मैं तो नहीं हूँ, तुमने गलत बंदे पर अटैक कर दिया है। तो जो लिजेंड मैन होता है वो कहता है कि तुम वही हो क्योंकि तुम्हारी सेंट अलग है, भले फेस चेंज है। तो जो क्यारो होता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम एक चीज देखो। तो जो वो बंदा होता है यानी कि लिजेंड जिसके ऊपर वो सवारी करके आया होता है, क्यारो उसे हिला देता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके बाद उनका ध्यान भटकाने के बाद वो अपने सेल में वापिस आ जाता है, वो भी बहुत सारे सामान के साथ, और वो कह रहा होता है कि मेरे ऊपर फिर से उन्हीं लोगों ने अटैक किया था और इस बार वो चेतना को लेकर जाएगा क्योंकि वो उसकी मदद करेगी। और जो चेतना होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। अगले सीन में रात हो जाती है और चेतना उसकी मदद कर रही होती है उनको ट्रैक करने में। और उनका लोकेशन मिलने के बाद जो क्यारो होता है वो रोमांटिक वाला जो लोशन होता है उसका यूज करता है, वो भी उस सुअर के ऊपर, और वो बेकाबू होकर वो चीजें करने निकल पड़ता है। उसके बाद जो चेतना होती है वो कुछ लोगों को तो मारती है और कुछ लोगों को बेहोश कर देती है। वहीं जो मेन लिजार्ड बंदे होते हैं वो सामने आते हैं। तो जो चेतना होती है वो अपने क्रिस्टल एबिलिटी की मदद से उन्हें एक जेल बनाकर उनमें कैद
स्टार्ट कर देती है। फिर जो क्यारो होता है वो उनसे पूछता है कि तुम्हें ईव के बारे में कैसे पता चला, साथ ही ये बताओ कि तुम्हें ही बस पता है कि और भी लोग हैं जिन्हें ईव के बारे में पता है। तो जो वो बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि उनके हाथ पैर टूटे होते हैं। इसकी वजह से वो रिप्लाई तो नहीं कर रहे होते, लेकिन वो उनकी बातचीत के बाद तो जो वो बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि उनके हाथ पैर टूटे होते हैं। इसकी वजह से वो रिप्लाई तो नहीं कर रहे होते, लेकिन वो उनकी बातचीत के बाद वो कहते हैं कि हमें ईव के बारे में पता है। फिर क्यारो उन्हें कहता है कि अगर तुम अच्छे से डिटेल देते हो तो वो तुम्हें मारेगा नहीं और यहाँ से छोड़ देगा, लेकिन वो लोग मानते नहीं है तो वो सुअर को उनके ऊपर छोड़ देता है, वो भी पूरे क्रिस्टल वाले जेल के अंदर। और ये देखने के बाद जो क्यारो होता है उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और चेतना भी देख रही होती है कि उसके मास्टर काफी ज्यादा खुश हैं। फिर शिप होता है वो लोग अपने सेल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग होटल में एक रूम बुक करते हैं। वहाँ पर 2 ही बेड होते हैं और वो लोग 4 होते हैं। और ये देखने के बाद जो ईव होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कह रही होती है फिर से वही चीजें देखनी होगी, कहीं वो भी लपेटे में ना आ जाए। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि मैंने इसलिए नहीं लिया दूसरा रूम कि तुम्हारी प्रोटेक्शन में कोई लापरवाही हो, तुम यहाँ रहोगी, तुम पर नजर रखेंगे हम लोग और इससे हमारी तकलीफें भी कम होगी, तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और रहने की जरूरत है यहाँ पर। तो जो ईव होती है वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। फिर वहीं पर जो फ्लेयर होती है वो ईव को कह रही होती है कि ये चीजों में तो बहुत ज्यादा फन है, पर क्यारो आजकल अपने आप को रोक के रखता है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और तुम ये सब देखते देखते तुम्हारा मन भी हो जाएगा। उसके बाद जो क्यारो होता है वो फ्लेयर के साथ मार्केट घूमने निकला होता है और वहाँ पर जो फ्लेयर होती है वो अपने लिए एक छड़ी खरीदती है क्योंकि पिछली बारी जो छड़ी थी उसके मैजिक को संभाल नहीं पा रही थी, और वो अपना माना उस खरीदी हुई छड़ी पर डाल देती है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया होती है। लेकिन क्यारो जब उसे देखता है तो कहता है कि इसमें ब्लॉकेज है, कोई बात नहीं मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तो ये जो ठीक कर देता है क्यारो वो देखता है शॉपकीपर और कहता है कि आपने तो इसे मैजिकल स्टिक को बहुत रेयर आइटम में बदल दिया, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे, ये जो 2 स्टिक है इन्हें भी ठीक कर दीजिए, मैं आपको 25% डिस्काउंट दूंगा। तो जो क्यारो होता है वो उसे नहीं मानता, वो कहता है 50%। तो जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि ये तो फायदे का ही सौदा है तो मान लेना चाहिए मुझे। और उसके बाद वो ठीक होने के बाद एक गिफ्ट भी देता है क्यारो को, जो कि एक छोटी सी स्वॉर्ड होती है, जिसे देखने के बाद जो क्यारो होता है वो शॉक होता है, ये इतना कुछ काम का नहीं है लेकिन मैं इसे रख लेता हूँ। फिर वो जो शॉपकीपर होता है वो उससे पूछता है कि आप इतने खास बंदे लग रहे हैं, आप यहाँ क्या तो नहीं लगते। तो जो क्यारो होता है वो कहता है कि हाँ हम बाहर से आए हैं।